अब 2 हफ्ते हो चुके थे और लक्ष्य साइटों पर निर्माण श्रमिकों की सहायता कर रहा था। आज लक्ष्य ने श्रमिकों को जल्दी छोड़ दिया क्योंकि उसे एक बैठक में शामिल होना था। दोपहर 3 बजे लक्ष्य सभी पर्यवेक्षकों और निरीक्षकों के साथ अपनी साप्ताहिक बैठक करने के लिए एल्केमी इंडस्ट्रीज पहुंचा। वो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर हफ्ते बैठक का स्थान बदल देता था और बारी बारी से अलग अलग उद्योगों के कमरों का उपयोग करता था। पिछले हफ्ते ये बैठक खाद्य उद्योग में हुई थी, जबकि उससे पिछले हफ्ते इसे निर्माण उद्योग में आयोजित किया गया था। इस बार बैठक की बारी एल्केमी उद्योग की थी। सभी निरीक्षक और पर्यवेक्षकों को अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट लानी थी, जिसमें पिछले सप्ताह की तुलना में उनकी प्रगति दर्शाई गई हो, और एक चार्ट जिसमें उनके परिणाम साथ ही वर्तमान में स्टॉक में मौजूद उत्पादों की संख्या दिखाई देती हो। उन्हें प्रत्येक उद्योग के भीतर श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली सभी समस्याओं और कठिनाइयों को भी प्रस्तुत करना था। अब तक बंजारपुर में प्रत्येक उद्योग के भीतर कई विभाग थे। खाद्य उद्योग विभाग F1 वास्तविक खेती, विभाग F2 भंडारण और वितरण, विभाग F3 सीजनिंग और मसाला बनाना, विभाग F4 पकाने का तेल, विभाग F5 सिरका, विभाग F6 मक्खन, विभाग F7 बकरियों मुर्गियों आदि की देखभाल करना। एल्केमी रसायन उद्योग विभाग A1 गन पाउडर बारूद, विभाग A2 पेंट, विभाग A3 चौक बनाना, विभाग A4 क्लोरीन जैसे रासायनिक उत्पाद आदि, विभाग A5 वस्तुओं का भंडारण और वितरण, विभाग A6 तेल उत्पादन, विभाग A7 स्याही बनाना, विभाग A8 साबुन बनाना। निर्माण उद्योग विभाग C1 खनन, विभाग C2 कांच बनाना, विभाग C3 युद्ध के हथियार बंदूकें तोपें, विभाग C4 वस्तुओं का भंडारण और वितरण, विभाग C5 रबड़ से जुड़ी हर चीज, विभाग C6 निर्माण उपकरण बिजली के गैजेट और भारी मशीनों का निर्माण या मरम्मत करना, विभाग C7 सीमेंट बनाना, विभाग C8 लकड़ी काटना, विभाग C9 प्लास्टिक से जुड़ी हर चीज, विभाग C10 पाइप बनाना, विभाग C11 कागज बनाना, विभाग C12 पोर्सिलेन और संगमरमर से जुड़ी हर चीज, विभाग C13 फर्नीचर बनाना जैसे बेड फ्रेम, विभाग C14 निर्माण श्रमिक। कमरा एक लेक्चर हॉल की तरह बनाया गया था। सब शांत हो गए और बैठक शुरू हुई। चीफ विहान, चूंकि इस बार हम आपके उद्योग में हैं, हम आपसे शुरुआत करेंगे। मंच आपका है। चीफ विहान और उनकी उद्योग के 16 पर्यवेक्षक आगे आए। आज के लिए बाकी सब कुछ पिछले हफ्ते जैसा ही था, सिवाय साबुन के। पिछले हफ्ते साबुन प्रभावी था, लेकिन उसमें उतना झाग नहीं था। इस बार उन्होंने सुधार कर लिया था। मैं चाहूंगा कि हर कोई आगे आए और साबुन से हाथ धोए। लोग दौड़कर आए और हाथ धोने लगे। वाह, यह है झाग, इसमें खुशबू भी है। ये तो कपड़े धोने में भी काम आएगा। ये पिछले हफ्ते से बेहतर है। सब वापस बैठ गए। चीफ विगिन्स ने अपनी रिपोर्ट जारी रखी। अंत में सबने खड़े होकर तालियां बजाईं। एल्केमी उद्योग के लोग खुश हो गए और सबसे बड़ी बात, लक्ष्य भी खड़े हो गए। उनकी मेहनत सफल हुई। अब निर्माण उद्योग की बारी आई। नए उत्पाद दिखाए गए। टेबल, पोर्सिलेन प्लेट, संगमरमर के कप, पेन, पेंसिल, प्लास्टिक स्केल और कागज। वाह, नीला कागज! ये पेन देखो कितना शानदार। कांच की मेज तो कमाल है। मुझे वो प्लेट चाहिए। ये अभी नहीं बेचे जाएंगे, किसी ने कहा। जब घर बन जाएंगे तब। सब हंसने लगे। अंत में निर्माण उद्योग की प्रस्तुति समाप्त हुई। अब खाद्य उद्योग के चमकने का समय आ गया था। जैसे ही तिवारी का काम पूरा हुआ, खाद्य उद्योग से निरीक्षक लोकेश ब्रेड और अन्य खाद्य पदार्थ लेकर आए, ताकि उनके दर्शक उनके मसालों, सीजनिंग, मक्खन आदि के प्रभाव को महसूस कर सकें। बेशक हर कोई उनका दीवाना हो गया। सूखे मसालों और सीजनिंग को देखकर ही उनकी जुबान से लार टपकने लगी। पुरुषों ने अपने मांस पर अलग अलग सीजनिंग और मसाले छिड़के और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे स्वर्ग में हों। वो रसीलापन, वो कोमलता, भोजन इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता था। मांस अच्छी तरह से पका हुआ था। इसका रंग मिट्टी जैसा भूरा था और बनावट रेशेदार थी। जैसे ही उन्होंने मांस का स्वाद चखा, वे अनजाने में ही पागलों की तरह खाने लगे। मांस का कुछ हिस्सा डीप फ्राइड भी था, जो काफी कुरकुरा था। उन पर या तो नमक और काली मिर्च छिड़की गई थी या लहसुन। कुमारे पुरुषों के मन में अभी केवल एक ही विचार था, ये मांस किसने पकाया? क्या वे उनसे शादी कर सकते हैं? उन्हें ये मानना पड़ा कि पिछले सप्ताह के परिणामों की तुलना में तीखेपन और मसालों में काफी सुधार हुआ था। वे अभी भी बंजारपुर पर पिछले हमले के घोड़े का मांस खा रहे थे और इसी समय वे वास्तव में अपने दुश्मनों के प्रति आभारी महसूस कर रहे थे। उन्होंने ईमानदारी से अपने दुश्मनों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बंजारपुर में उनके लिए मांस के कई ढेर छोड़ दिए थे। जैसे ही चिकन खत्म हुआ, वे अपनी उंगलियां चाटने
लगे। स्वादिष्ट। वहां कई फ्राइड राइस और सब्जियों के व्यंजन भी थे जिन्हें तेल, अदरक पाउडर, लहसुन और सिरके के साथ बनाया गया था। दूसरी ओर मक्खन एक असली दावत थी। ब्रेड पर मक्खन के समृद्ध और नरम एहसास ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे बादलों पर तैर रहे हों। खाद्य उद्योग ने 2 प्रकार के मक्खन तैयार किए थे, नमकीन और बिना नमक वाला। क्या भोजन का स्वाद ऐसा होना चाहिए था? वे ये सोचे बिना नहीं रह सकते थे कि वे जीवन भर घटिया खाना खाते आ रहे थे। वे सोचने लगे कि वे इतने सालों तक कैसे गुजारा करते रहे। वे उन भयानक व्यंजनों को खाने पर वापस कैसे जा सकते थे? बिल्कुल नहीं। वे भूख मरना पसंद करेंगे। अभी उनकी स्वाद कलिकाएं अपग्रेड हो चुकी थीं और वे पहले से ही ये भूलने लगे थे कि वे पहले जो खाना पकाते थे उसका स्वाद कैसा था। जब से उन्हें पता चला कि भोजन का स्वाद ऐसा होना चाहिए, अधिकांश पुरुष बाजार गए थे ताकि वे उन उत्पादों को खरीद सकें जो खाद्य कंपनी द्वारा इन दुकानों को सप्लाई किए गए थे। इन उत्पादों को अब उनके घरों में अनिवार्य माना जाने लगा था। चीफ विहान और तिवारी के मुंह में भोजन का जबरदस्त स्वाद आ रहा था। ये वास्तव में मुंह में पानी ला देने वाला था। वे निरीक्षक लोकेश को थम्स अप दिए बिना नहीं रह सकते थे। दूसरी ओर निरीक्षक लोकेश, जिनकी प्रशंसा की जा रही थी, वे लगातार इस बारे में सोच रहे थे कि उन्हें भविष्य में किस प्रकार का फूड हाउस बनाना चाहिए। इन नए व्यंजनों के साथ क्या उनकी दुनिया पूरी नहीं थी? बिल्कुल हाँ, ये पूरी होने से भी कहीं ज्यादा थी। फिलहाल उन्होंने अपने फूड हाउस का निर्माण रोकने का फैसला किया। क्या होगा अगर उनके महाराज और भी खाद्य सामग्री बनवा दें? ये स्थिति वास्तव में पेचीदा थी। लक्ष्य, जो निरीक्षक लोकेश के भोजन के प्रति पागलपन से बेखबर थे, उन्होंने अपने सामने रखे सभी अलग अलग व्यंजनों को चखना जारी रखा। कुल मिलाकर लक्ष्य भी पूरी तरह प्रभावित थे। सभी उद्योगों ने उनकी सलाह मानी और पिछले सप्ताह की तुलना में वास्तव में अपने उत्पादों में सुधार किया था। एक बार जब सभी प्रस्तुतियां पूरी हो गईं, तो उन्होंने अपने उद्योगों के भीतर के सभी इश्यूज और अपने परिणामों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। महाराज, अब जबकि हमारे पास पेन है, तो हम स्टॉक में मौजूद अतिरिक्त चौक का क्या करें? एक पर्यवेक्षक ने पूछा। लक्ष्य ने कुछ देर सोचा। चौक के अपने आप में कई उपयोग थे। ये मिट्टी की अम्लता बढ़ाने के लिए अच्छा था, जिससे खेतों की कृषि उपज बढ़ जाती थी। चौक कई प्रकार के होते थे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कैल्शियम आदि। इसके अलावा ये पसीना सोखने में मदद करता है और फिसलन कम करता है। इसीलिए इसका उपयोग सेना द्वारा वेट लिफ्टिंग, रस्साकशी, रॉक क्लाइंबिंग और अन्य जिम्नास्टिक के लिए पहले से ही किया जा रहा था। चौक का उपयोग घर के निर्माण में भी किया जाता था और कई अन्य उद्योगों जैसे टूथपेस्ट के लिए हल्के अपघर्षक के रूप में कार्य करता था। इसीलिए उनके लिए चौक का उत्पादन जारी रखना बहुत जरूरी था। फिलहाल अभी भी उतनी ही मात्रा में चौक पाउडर तैयार करें, लेकिन चौक स्टिक बनाने की मात्रा लिमिट कर दें, लक्ष्य ने उत्तर दिया। सभी पुरुषों ने, चाहे वे किसी भी विभाग या उद्योग से हों, लक्ष्य से कई सवाल पूछे और जब लक्ष्य उन्हें जवाब देते तो वे तुरंत सब कुछ लिख लेते ताकि लक्ष्य के निर्देशों को भूल ना जाए। आखिरकार अगले सप्ताह उन्हें यह दिखाना था कि उन्होंने अपने उद्योगों में महाराज के निर्देशों और सलाह को कैसे लागू किया। कोई भी लक्ष्य को निराश नहीं करना चाहता था। जब लक्ष्य का समूह के साथ काम पूरा हो गया तो वे उस हवेली की ओर बढ़े जिसे वर्तमान में अस्पताल के रूप में जाना जाता था। आज उनकी वहां सभी डॉक्टरों और कुछ नर्सों के साथ मीटिंग थी। सभी नर्सें नहीं आ सकीं क्योंकि वे मीटिंग के लिए अस्पताल, स्कूल, सेना और उद्योग के क्लिनिक बंद नहीं कर सकते थे। आज लक्ष्य बस ये जानना चाहते थे कि उनकी स्वच्छता की सलाह और प्राथमिक चिकित्सा के तरीके मरीजों पर कैसे काम कर रहे हैं। लक्ष्य उन्हें मई से बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा सिखा रहे थे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से घावों को ठीक से साफ किया गया। जब पहली बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया गया तो डॉक्टर, नर्सें, यहां तक कि मरीज भी हैरान रह गए थे। घायल एरिया से झाग कैसे निकल रहा था, फिर भी इसमें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, और घाव पर जमा हुआ खून साफ कपड़े के कुछ रगड़ से कैसे बाहर आ सकता था। वैसे भी वे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से पूरी तरह प्रभावित थे। दूसरी ओर मेडिकेटेड अल्कोहल ने मरीजों को जोर जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि वे इससे नफरत करते थे, लेकिन वे जानते थे कि घावों के उपचार में आमतौर पर अल्कोहल की आवश्यकता होती है। लक्ष्य ने उन्हें घावों के उपचार के बाद एनेस्थेटिक के रूप में एलोवेरा का उपयोग करने का महत्व भी सिखाया। पतले मेडिकल रबर के दस्तानों और अन्य अस्पताल के कपड़ों की मदद से डॉक्टरों और नर्सों ने इधर उधर खून फैलाए बिना या मरीजों को और अधिक दूषित किए बिना ठीक से काम किया। अस्पताल के भीतर फर्श और अन्य सतहों को साफ करने के लिए साबुन का उपयोग किया गया, जिससे हवा में ताजी और स्वच्छ गंध आने लगी। जब लक्ष्य अस्पताल पहुंचे तो वहां की भयानक स्थिति देखकर वे थोड़े स्तब्ध रह गए। वैसे वे उनके लिए भयानक ही थी। वे भूल गए थे कि बच्चों को अभी भी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। महाराज,
आज इस सप्ताह हमने अस्पताल में 100 से अधिक बच्चों को भर्ती किया है। वे सभी स्कर्ज क्रीपर, चेचक या चिकन पॉक्स से संक्रमित थे। जब लक्ष्य बीमारों की सेवा में व्यस्त थे, शारंग अपना रास्ता संगम नगर शहर में बना चुका था। आखिरकार वे उस कमीने को पकड़ने जा रहा था जो खुद को विशाल कहता था। अंततः समय आ गया था। शारंग के सामने उसका एक भरोसेमंद सहयोगी और उसके अधीन 4 अन्य सैनिक खड़े थे। ताकि उस पर ज्यादा ध्यान न जाए, उसने अपने हजारों आदमियों को विजयगढ़ में अपने बेस पर ही छोड़ दिया था और वो केवल 150 आदमियों के साथ संगम नगर आया था। उसके सभी आदमी किसानों के बीच घुल मिल गए थे और वास्तव में नौकरों और किसानों की तरह लग रहे थे। आज शारंग को पहले ही खबर मिल गई थी कि भूतिया राजकुमार विश्राम सराय से निकलेगा और संगम नगर के प्रेत मैदान की ओर जाएगा। प्रेत मैदान संगम नगर के बाहरी इलाके में स्थित एक कब्रिस्तान था जिसे शापित माना जाता था। इस कब्रिस्तान के बारे में कही जाने वाली डरावनी लोक कथाओं के कारण लोग रात के समय वहां नहीं जाते थे। इसीलिए सारे अंतिम संस्कार केवल दिन में ही किए जाते थे। जो लोग रात में वहां जाने की हिम्मत करते थे, वे कभी अपने परिवारों के पास वापस नहीं लौटे। ऐसा माना जाता था कि उनके दुश्मनों के पूर्वज इस कब्रिस्तान में भटकते थे और खून के प्यासे थे। ये भी माना जाता था कि एक बार जब वे पूर्वज किसी जीवित व्यक्ति को पकड़ लेते थे तो वे उस व्यक्ति के शरीर से सारा खून चूस लेते थे और अंत में केवल एक सूखी हुई लाश छोड़ देते थे। बॉस, हमने पिछले 4 दिनों से हर रात उस जगह पर नजर रखी थी। वो नकाबपोश आदमी अपने आदमियों के साथ कुछ घंटों के लिए वहां जाता था और फिर विश्राम सराय वापस आ जाता था। शारंग के एक अधीनस्थ ने कहा। क्या वो वहां किसी से मिला? बॉस, पहले दिन जिस नकाबपोश औरत से वो मिला था, उसे छोड़कर वो किसी और से नहीं मिला है। अगर ऐसा है तो वो शायद उस जगह का इस्तेमाल अपने अधीनस्थों को संदेश भेजने के लिए कर रहा है। जब भी वो कब्रिस्तान जाता है तो उसके साथ कितने आदमी होते हैं? बॉस, वो हमेशा 15 आदमियों को अपने साथ कब्रिस्तान ले जाता है। सुनते हुए शारंग ने सिर हिलाया। आज रात मैं इस मिशन के लिए केवल 30 आदमियों को ले जाऊंगा। बाकी आदमियों से कहो कि वो संगम नगर के फाटकों के बाहर प्रतीक्षा करें। जैसे ही ये मिशन खत्म होगा, हम तुरंत यहां से निकल जाएंगे, शारंग ने आदेश दिया। रात अंधेरी, ठंडी और थोड़ी कोहरे वाली थी। चारों ओर मेंढकों के टर्राने की आवाजें सुनी जा सकती थी, साथ ही झींगरों की तेज आवाजें भी। क्रिक क्रिक क्रिक। दिन में हुई बारिश आखिरकार रुक गई थी, जिसने अधिकांश पगडंडियों को कीचड़ से भर दिया था। शारंग और उसके आदमी चुपके से आगे बढ़े क्योंकि वो कब्रिस्तान की ओर अपने दुश्मनों का पीछा कर रहे थे। आज उन्होंने पूरी तरह से काले कपड़े पहने थे, जिससे केवल उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। वो वास्तव में हत्यारों की तरह लग रहे थे, यहां तक कि उन पर पड़ने वाली हल्की चांदनी में भी किसी को उन्हें पहचानने के लिए संघर्ष करना पड़ता। एक बार जब भूतिया राजकुमार और उसके साथी कब्रिस्तान के गेट से गुजरे तो शारंग ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया। कब्रिस्तान भी कोहरे में लिपटा हुआ था और वहां से एक भयानक एहसास आ रहा था। उसके अधीनस्थों ने जो पता लगाया था उसके मुताबिक कब्रिस्तान के सबसे पीछे एक गुप्त बेस स्थित था। ये झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। दिन के समय उसके आदमी ये पता लगाने में सक्षम थे कि बेस का प्रवेश द्वार वास्तव में कहाँ था। उसके पीछे आने वाले 30 अधीनस्थों में से 10 को दुश्मनों के बेस को घेरने का काम सौंपा गया था, जबकि अन्य 20 चुपचाप उसके पीछे बेस में जाएंगे। बेस के दरवाजे पर 2 दुश्मन रक्षक खड़े थे। शारंग को उनका ध्यान भटकाने की जरूरत थी। उसके एक आदमी ने दुश्मन के बेस से थोड़ी दूर 2 तीर चलाए। थप थप। क्या तुमने वो सुना? एक रक्षक ने कहा। हाँ, मैंने सुना। मैं जाकर देखता हूं। ये आवाज उस कब्र की ओर से आ रही थी जो बेस के प्रवेश द्वार से थोड़ी दूर थी। एक बार जब वो रक्षक चला गया तो फिर से 2 और तीर चलाए गए। थप थप। प्रवेश द्वार के पास खड़े आखिरी रक्षक ने एक अलग दिशा से आ रही आवाजों को सुना और उसने भी जाकर देखने का फैसला किया। कब्रिस्तान के अंदर के कोहरे ने कोई खास मदद नहीं की, क्योंकि वो जहां था वहां से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार जब वो आदमी चला गया तो शारंग ने उन 10 आदमियों को इशारा किया जिन्हें बेस को घेरना था कि वे रक्षकों को ठिकाने लगाएं, जबकि वो बाकी लोगों के साथ बेस की ओर बढ़ गया। बहुत तेजी से वे बेस में दाखिल हुए और एक और दालान में गश्त कर रहे 5 और रक्षकों को देखा। बॉस, अब हम क्या करें? शारंग ने अपने होंठ काटे और कुछ देर सोचा। उसे इस ऑपरेशन को चुपचाप और बिना किसी रुकावट के पूरा करने की जरूरत थी। वो उस कमीने को भागने का कोई मौका नहीं दे सकता था। शुरुआत में जब राजकुमार एली ने शारंग को भूतिया राजकुमार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का काम सौंपा था तो उस कमीने के साथ उसकी वास्तव में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अपने जीवन में पहली बार वो एक मिशन में विफल रहा था। कौन विश्वास करेगा कि वो शारंग कॉर्ड, त्रिलोक साम्राज्य के सबसे बेहतरीन गुप्तचर संगठन का मास्टर, एक मिशन में विफल हो जाएगा? वो जो महाराज भी काम पर रखना चाहते थे लेकिन नहीं रख सके। अपने स्तर पर अगर वो चाहता तो कई साम्राज्यों के लिए काम कर सकता था। वास्तव में जब पहली बार शारंग ने रात के खाने पर राजकुमार एली को बताया कि वो मिशन में विफल रहा है तो एली ने शारंग के पास रखी बोतलों को देखा और निष्कर्ष निकाला कि शारंग नशे में था। ये बहुत ही अविश्वसनीय था। लोगों ने सुना भी होता कि वो मिशन में विफल रहा है तो भी इस पर विश्वास नहीं करते।
उसकी सफलता की दर इतनी अच्छी थी और उस समय शरंग इस रहस्यमय भूतिया राजकुमार को पकड़ने के लिए और ज्यादा दृढ़ हो गया था। ये उसके लिए एक जुनून बन गया था। वो उसे भूतिया राजकुमार को अपना छोटा सफेद खरगोश तक कहना शुरू कर दिया था। वो उसे छोटा सफेद खरगोश इसीलिए कहता था क्योंकि खरगोश का स्टू उसका पसंदीदा व्यंजन था, और छोटा इसीलिए क्योंकि उसे सच में लगता था कि कोई भी उसे मात नहीं दे सकता। वो वास्तव में उस आदमी का गला रेतने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था जिसने इन कुछ महीनों में उसे इतना दर्द दिया था। वो भूतिया राजकुमार की हरकतों पर नजर रखने और उसका पीछा करने में कई रातें बिना सोए बिता देता था, लेकिन वो कभी भी ये पता नहीं लगा पाया कि उसके छोटे सफेद खरगोश का ठिकाना वास्तव में कहाँ था। लेकिन जब तीसरी बार उसने इस मिशन को अपने हाथ में लिया तो उसके साथ गए 80% से ज्यादा लोग एक ही बार में मारे गए थे। इस बिंदु पर उसने भूतिया राजकुमार का नाम छोटा सफेद खरगोश से बदलकर कमीना कर दिया था। खरगोश की स्टू की तो ऐसी तैसी, अभी वो खरगोश का मांस कच्चा ही खाना चाहता था। तब से उस कमीने के साथ उसकी गहरी दुश्मनी हो गई थी। इस बार वो उस कमीने के चेहरे की खाल उधेड़कर अपने घर की दीवार पर सजाना चाहता था। खैर, अभी शरंग को यह सुनिश्चित करना था कि उनकी हरकतों से उनके सामने मौजूद 5 रक्षक अलार्म न हो जाए। उसने ऊपर छत की लकड़ी के ढांचों की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। मेरे पीछे आओ। शरंग ने अपने हाथों और पैरों को दीवारों पर इस तरह रखा जैसे वो दोनों पैरों को फैलाकर लेग स्प्लिट कर रहा हो। संकरी दीवारों पर चढ़ते हुए वो बिल्कुल जीन क्लॉड वैन डैम की तरह लग रहा था। जिस दालान में वे थे उसकी दीवारें बहुत संकरी थीं क्योंकि ये प्रवेश द्वार के करीब था। एक बार जब वे सभी लकड़ी के छत के ढांचों पर चढ़ गए तो वे चुपचाप उन ढांचों पर चलते हुए एक और बड़े दालान की ओर बढ़ गए। ये वही दालान था जहां 5 रक्षक गश्त कर रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने गश्त कर रहे सभी रक्षकों की बातचीत सुनी। उन्हें पता चला कि भूतिया राजकुमार अभी भी उनसे 2 दालान दूर एक रूम में अपनी बैठक कर रहा था। वे आगे बढ़ते रहे और अंततः आखिरी दालान में पहुंच गए। शरंग ने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। 6 आदमी तेजी से ऊपर से नीचे कूदे और एक बड़े लकड़ी के दरवाजे की रखवाली कर रहे 3 रक्षकों के ऊपर आ गिरे। इससे पहले कि दुश्मन रक्षक कोई प्रतिक्रिया दे पाते, आदमियों ने जल्दी से अपने दुश्मनों के मुंह पर हाथ रख दिया और उन्हें हमेशा के लिए शांत करने के लिए अपने खंजर का इस्तेमाल किया। एक बार जब यह हो गया तो उन्होंने जल्दी से लाशों को एक तरफ कर दिया। जब वे लाशों को घसीट रहे थे तो शरंग और छत पर मौजूद बाकी आदमी भी नीचे उतर आए। सावधान रहना, ये कमीना बहुत चालाक है, शरंग ने चेतावनी दी जब वो चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए उस बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था। धड़ाम, दरवाजे को लात मारकर खोल दिया गया और वे आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुए। लेकिन ये देखकर उन्हें हैरानी हुई कि वहां कोई भी नहीं था। किसी इंसान की तो बात ही छोड़िए, कमरे में बिल्कुल कुछ भी नहीं था, न मेज न कुर्सियां, कुछ भी नहीं। अगर वहां कोई नहीं था तो इस कमरे की रखवाली क्यों की जा रही थी? इस बिंदु पर वे सभी गंभीर हो गए। मुझे ढूंढ रहे हो? आदमियों के 2 गुट एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे क्योंकि वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे। शरंग अब सच में बुरी तरह भड़क चुका था। अपनी सारी योजना, यात्रा और साजिशों के बावजूद वो फिर भी इस कमीने के जाल में फांसी गया। क्या ये उसके नाम के लिए सबसे बड़ा अपमान नहीं था? ये सब इस कमीने की गलती थी। वो बस मर क्यों नहीं जाता? लानत है। विशाल 10 आदमियों के साथ कमरे में दाखिल हुआ था, इसलिए शरंग को लगा कि उसके पास बस इतने ही लोग हैं। शरंग की रिपोर्टों में कहा गया था कि विशाल आम तौर पर 15 लोगों के साथ यहां आता था, और चूंकि उन्होंने अब तक 15 रक्षकों का काम तमाम कर दिया था, इसलिए शरंग ने सोचा कि यह तर्क संगत है कि विशाल के पास अभी केवल 10 आदमी ही बचे हों। इसलिए दोनों ही तरह से शरंग के चेहरे पर अभी भी जीत की मुस्कान थी। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं? भले ही तुम मुझे और मेरे आदमियों को यहां फंसाने में सफल रहे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोकने के लिए काफी हो? बहुत हो गई बकवास। अपनी जान मेरे हवाले कर दो और शायद मैं तुम्हें जाने दूं, शरंग ने ठंडे स्वर में कहा। विशाल मुस्कुराया। मैं भी कितना मूर्ख हूं, क्या तुम्हें लगा कि ये मेरे सारे आदमी हैं? तुरंत 5 और बाहर आ गए। ये आदमी आखिर कहां से आए? शरंग ही सोचे बिना नहीं रह सका। अभी उसे और उस कमीने को छोड़कर 15 आदमियों के मुकाबले 15 आदमी थे, तो अब लड़ाई बराबरी की थी। लेकिन तो क्या, वो अभी भी उस नीच को मारने वाला था। जैसा कि मैंने कहा, अपनी जान मेरे हवाले कर दो और मैं शायद तुम्हें बख्श दूं, शरंग ने फिर से ठंडे स्वर में दोहराया। विशाल की तरफ के हर किसी को शरंग की बात से पूरी तरह से भ्रमित था। अपनी जान हवाले कर दो? क्या अब तुम वो नहीं हो जो फंस गया है? तुम्हें आखिर ये आत्मविश्वास कहां से मिल रहा है? विशाल ने भ्रम में जी रहे शरंग की ओर देखा और जान गया कि यह आदमी अहंकारी था। यह स्पष्ट था कि शरंग ने हमेशा यही सोचा था कि वो बाकी सभी से कहीं बेहतर है। आत्मविश्वास एक अच्छी बात थी, लेकिन यह कभी-कभी किसी को अपने दुश्मनों को कम आंकने पर मजबूर कर सकता था।
अभी विशाल के 50 छुपे हुए शूरवीरों ने शरंग के उन अधीनस्थों को ठिकाने लगा दिया था जिन्हें परिधि को घेरना था। विशाल शरंग के साथ लड़ने के लिए अपने गुप्त रक्षकों का उपयोग नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन अन्य आदमियों का उपयोग किया जो आमतौर पर दिन के समय उसके पीछे पीछे रहते थे। तुम सही कह रहे हो, चलो बकवास बंद करते हैं और काम की बात पर आते हैं, ठीक है? तुरंत विशाल ने ढाल के रूप में काम कर रहे आदमियों पर अपनी तेज लोहे की तलवार घुमाई। दुश्मन से उसे बचाने के प्रयास में शरंग के आदमियों ने उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया था। आखिरकार युद्ध शुरू हो गया था। खनक! दुश्मन ने विशाल के हमले को रोक दिया। जैसे ही उसकी बाहों की नसें तनकर उभर आईं, विशाल ने अपनी तलवार फिर से घुमाई और अपने दुश्मन की छाती पर लात मारकर अपना हमला खत्म किया। उनका घेरा टूट गया था। दुश्मन जल्दी से जमीन से उठा और गुस्से में चिल्लाया, कमीने, मर! दुश्मन ने विशाल की गर्दन पर निशाना लगाते हुए पूरी ताकत से अपनी तलवार क्षैतिज रूप से घुमाई। बचने के लिए विशाल तुरंत जमीन की ओर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसने जल्दी से अपनी पीठ और हाथों का उपयोग करके जमीन से छलांग लगाई और अपने पैरों का उपयोग करके अपने दुश्मन की ठुड्डी और चेहरे पर प्रहार किया। आह! दुश्मन चिल्लाया। उसके दुश्मन के नथनों से खून निकल रहा था। एक बार जब वो जमीन से उठ खड़ा हुआ तो उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाई और तुरंत अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग कर दिया। धप! सिर फर्श पर लुढ़क गया, जैसे कि मृत आदमी की गर्दन से खून बह रहा था। शरीर उस मुर्गे की तरह कांप रहा था जिसका सिर काट दिया गया हो। जैसे ही विशाल कमरे की स्थिति को देखने वाला था, एक और दुश्मन उसके पास आ गया, खनक। जैसे जैसे कमरे में लड़ाई आगे बढ़ी, शरंग की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके 3 आदमी मक्खियों की तरह फर्श पर गिर पड़े, जबकि उसके दुश्मन के पक्ष ने एक भी आदमी नहीं खोया था। ऐसा क्यों हुआ? इस बिंदु पर उसे भागने का रास्ता तलाशना था। उसने कमरे के चारों ओर देखा और जब उसने कोने में एक खिड़की देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। विशाल के आदमी लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, जैसे कि उन्होंने शरंग तक पहुंचने की कोशिश की, जो अब खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था। शरंग ने जल्दी से लकड़ी की खिड़की के फ्रेम को तोड़ दिया और बाहर कूद गया। कब्रिस्तान की झाड़ियों से होते हुए वो तेजी से अपने 4 आदमियों के साथ बच निकला। विशाल, जिसने शरंग को भागते हुए देख लिया था, अपने 4 आदमियों को उनका पीछा करने के लिए कहा। जैसे ही शरंग भागा, वो विशाल के आदमियों को अपने पीछे देखकर हैरान रह गया। लानत है बॉस, मैं उन्हें रोकता हूं। इसके साथ ही उसके 2 अधीनस्थ रुक गए और उन्होंने अपनी पीठ के पीछे बंधी म्यान से अपनी तलवारें खींच लीं। उन्होंने लड़ाई की तैयारी में खुद को स्थिर कर लिया। खनक खनक खनक! भागते समय शरंग को तलवारों के आपस में टकराने की आवाजें सुनाई देती रहीं। वो जानता था कि उसके आदमी आज रात निश्चित रूप से मर जाएंगे। ऐसा नहीं था कि शरंग को उनके जीवन की परवाह थी या उनसे कोई गहरा लगाव था। बात बस इतनी थी कि नए कर्मचारियों या शूरवीरों को प्रशिक्षित करने में सालों लग जाएंगे और ये उसके लिए पहले से ही एक परेशानी थी। अगर वे उसके लिए मर भी गए तो उसे बुरा क्यों लगेगा? क्या वो उनका बॉस नहीं था? क्या उन्हें उसके लिए लड़ना नहीं चाहिए था? उस जैसे आदमियों को वास्तव में केवल अपनी सेना खड़ी करने और नए क्षेत्रों, लोगों या वस्तुओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता होती है। मौत यहां रोज की बात थी, तो शरंग को बुरा क्यों लगेगा? उसके लिए मरना उसके आदमियों का कर्तव्य था और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। वो और क्या कह सकता था? एक बार जब वे अपने घोड़ों के पास पहुंचे तो शरंग के पास बचे हुए अन्य 2 आदमी दुश्मनों को शरंग तक पहुंचने से रोकने के लिए पीछे ही रुक गए। शरंग जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ा और सिंगरिया के फाटकों की ओर निकल लिया। उसे अपने बाकी आदमियों के साथ जल्दी से निकलना था, जो फाटकों के बाहर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। जाते हुए वो उस कमीने भूतिया राजकुमार को कोसे बिना नहीं रह सका। उसने कसम खाई कि जब वो सफल होगा तो उस कमीने का मांस खाएगा और उसका खून पिएगा। विशाल कब्रिस्तान में खड़ा था और अपने उन 66 आदमियों की ओर देख रहा था जो उसके पास खड़े होकर बाकी लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। अभी वे उन 4 लोगों का इंतजार कर रहे थे जिन्हें शरंग के भागते हुए समूह से निपटने के लिए भेजा गया था। आज रात के इस खेल के लिए विशाल 70 आदमियों के साथ यहां आया था। उसने 50 आदमियों को कब्रिस्तान के चारों ओर गुप्त रक्षकों के रूप में रखा था, 10 को बेस की रखवाली के लिए और 10 को अपने आसपास रखा था। बेस की रखवाली करने वाले पहले 2 आदमी शरंग के आदमियों द्वारा घायल नहीं हुए थे, क्योंकि शरंग ने बेस में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद गुप्त रक्षकों ने आसानी से दुश्मनों का काम तमाम कर दिया था। केवल बड़े लकड़ी के दरवाजे की रखवाली करने वाले 3 आदमी ही घायल हुए थे। कुछ के पीठ में छुरा घुपा गया था तो कुछ के पेट में, लेकिन अब तक किसी की मौत नहीं हुई थी। एक बार जब 4 आदमी वापस आ गए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट विशाल को दी। मेरे मालिक, हमने मिशन पूरा कर लिया है, उन्होंने उसके सामने घुटने टेकते हुए कहा। क्या शरंग कॉर्ड मर गया है? नहीं मेरे मालिक। उन आदमियों का क्या जो उसके साथ भाग रहे थे? सब मारे गए मेरे मालिक। और फाटकों के बाहर उसके आदमियों का क्या? सब मारे गए मेरे मालिक। बहुत अच्छे।
दरअसल विशाल की योजना शरंग को मारने की कभी नहीं थी। एली के सत्ता में आने के लिए शरंग शतरंज का एक अहम मोहरा था। शरंग की मदद से एली आसानी से अपने भाई बहनों को ठिकाने लगा सकता था। विशाल तब तक उनमें से किसी पर भी हमला करना शुरू नहीं करना चाहता था जब तक कि उस समूह से कोई विजेता उभरकर सामने ना आ जाए। इतनी परेशानी क्यों उठाई जाए जब वो सीधा विजेता को ही मार सकता है। विशाल अपने विचारों को लेकर स्पष्ट था। अगर विजेता सिंहासन से नहीं उतरा तो विजेता को मरना होगा, सीधी सी बात है। शरंग एली की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा था और अभी उसे मारना जरूरी नहीं था। उसने ये सब सिर्फ अपने छोटे चचेरे भाई एली और शरंग को एक संदेश भेजने के लिए किया था। विशाल ने शहर के फाटकों के बाहर शरंग के ठिकाने पर वो संदेश छोड़ दिया था। उसे यकीन था कि अभी तक शरंग को संदेश मिल गया होगा, और वो सही था। शरंग अपने ठिकाने पर पहुंचा और बुरी तरह सदमे में आ गया। उसके सभी आदमी मर चुके थे और उनके सभी घोड़े जादुई रूप से गायब हो गए थे। मजेदार बात यह थी कि उनके सारे सामान और कपड़े भी चोरी हो गए थे। वहां चारों ओर बस नग्न लाशें पड़ी थीं। वो जल्दी से अपने कमरे की ओर दौड़ा और दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला। सब कुछ गायब था। उसका सारा सोना, उसकी चांदी और कुछ दस्तावेज जो उसकी देखरेख में थे, सब गायब हो गए थे। वे सचमुच हवा में गायब हो गए थे। सौभाग्य से शरंग ने हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास ही रखे थे। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वे उसके दुश्मनों के हाथ लग जाते तो क्या होता। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि उसने सच में उस कमीने को कम आंका था। ये आखिरी बार था जब वो ऐसी गलती दोबारा करेगा। उसकी मेज पर एक पत्र था जिसमें एक चाकू घोंपा गया था। चाकू की बनावट बहुत अनोखी थी और इसके हैंडल पर जीपी यानी घोस्टली प्रिंस या भूतिया राजकुमार लिखा था। शरंग को तुरंत पता चल गया कि अपराधी कौन था। जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, उसका खून खौल उठा और वो पत्र को अपने हाथों में मरोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने कसम खाई कि वो निश्चित रूप से उस कमीने को मार डालेगा, भले ही कोशिश में उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उस कमीने को मरना ही था। पत्र पढ़ने के बाद शरंग ने इसे अपनी जेब में रखा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसने जल्दी से बेस को जला दिया और वहां से निकल गया। वो संगम नगर में 50 आदमियों को छोड़कर, जो आमतौर पर संगम नगर में नजर रखने के लिए रुकते थे, 150 आदमियों के साथ आया था। सभी 200 आदमी मर चुके थे, केवल वो अकेला ही जीवित बचा था। आज तुमने जो मुझे अपमान दिया है, मैं इसे याद रखूंगा। बंजरपुर। जबकि शरंग गुस्से से आग बबूला हो रहा था, महाराज लक्ष्य प्रताप डॉक्टरों, नर्सों और देखभाल करने वालों को चिकन पॉक्स के रोगियों को संभालने के तरीके के बारे में शिक्षित कर रहे थे। सभी बच्चे स्कर्ज क्रीपर यानी चिकन पॉक्स से संक्रमित थे। चूंकि इस समय स्कूल की छुट्टियां थीं, इसलिए बच्चे दिन भर एक दूसरे के साथ खेलते हुए पूरी रियासत में भागते रहते थे। जाहिर तौर पर बच्चों में से एक को यह बीमारी थी, लेकिन उस समय ये वास्तव में दिखाई नहीं दे रही थी। ये सिर्फ दाने या खराब एलर्जी जैसा लग रहा था, इसलिए किसी ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर उस बच्चे ने इसे अन्य बच्चों में फैला दिया जिन्हें रियासत में पहले कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ था। चूंकि चिकन पॉक्स एक हवा से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए वे सभी बच्चे आसानी से संक्रमित हो गए। बस कुछ ही दिन पहले क्लिनिक के मुख्य डॉक्टर को एहसास हुआ कि ये क्या है। इस दुनिया में चूंकि उनके पास चिकन पॉक्स का कोई इलाज नहीं था, इसलिए वे बस वायरस को अपने आप खत्म होने देते थे, जबकि पीड़ितों को अलग थलग कर देते थे और उनके साथ कुष्ठ रोगियों जैसा व्यवहार करते थे। महाराज लक्ष्य प्रताप कमरे में गए और बच्चों को बुरी तरह से खुजाते हुए देखा। ऐसी स्थितियों में यह सबसे बुरी बात थी। बहुत खुजली हो रही है। क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? मुझे लग रहा है जैसे मेरा गला सूख रहा है। महाराज लक्ष्य प्रताप कमरे में आए और मरीजों को आश्वस्त किया कि वे ठीक हो जाएंगे। यह आसान नहीं था। कमरे में कुछ बच्चे रो रहे थे और चिल्ला रहे थे, जबकि अन्य दीवारों से रगड़कर खुद को जोर जोर से खुजा रहे थे। अंततः महाराज लक्ष्य प्रताप ने एक छोटी सी कहानी सुनाकर उन्हें शांत करने का फैसला किया, और कहानी के बाद उन्होंने सभी डॉक्टरों को जानकारी देना शुरू किया कि ये बीमारी वास्तव में क्या है और वे इसका आगे कैसे इलाज कर सकते हैं। वे ये भी चाहते थे कि डॉक्टर नागरिकों और देखभाल करने वालों को शिक्षित करें, उन्हें आश्वस्त करें कि ये बीमारी सच में कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर नागरिकों को बचपन में ही चिकन पॉक्स हो चुका था तो मरीजों से न मिलने का कोई कारण नहीं था। ये बहुत कम ही उन लोगों को प्रभावित करती थी जिन्हें ये पहले हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें भी इस महीने के भीतर नागरिकों को अस्पताल आने और सभी लक्षणों और बीमारियों को दर्ज करने की आवश्यकता है जो उन्हें पहले कभी हुई थी। हालांकि इस दुनिया में इन बीमारियों के अजीब नाम थे, लेकिन उन सभी के सामान्य लक्षण वैसे ही थे जो महाराज लक्ष्य प्रताप को अपनी पिछली दुनिया पृथ्वी से याद थे।
वे जानना चाहते थे कि क्या वे खसरे, कंठमाल जैसी बीमारियों से संक्रमित हुए थे या उनसे बच पाए थे। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इस युग के लोग चेचक और चिकन पॉक्स के बीच अंतर नहीं कर सकते थे। उनके लिए दोनों एक ही थे। साथ ही वर्तमान में इनमें से अधिकतर बीमारियों का कोई इलाज नहीं था। इसीलिए पाइनो महाद्वीप में हर साल हजारों लोग इनकी वजह से मर जाते थे। ये सोचना कि लोग वास्तव में मलेरिया, पीला बुखार और टाइफॉइड जैसी चीजों से मर सकते हैं, वे खसरे से भी मरते थे। चिकन पॉक्स को पूरी तरह से ठीक करने के लिए महाराज लक्ष्य प्रताप ने डॉक्टरों को उपचार प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया। बच्चों को ठंडे पानी में भिगोना था जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला हो। उन्हें दिन में कम से कम 2 बार ऐसा करना था। भिगोने के बाद उन्हें साबुन से नहाना था ताकि उनकी त्वचा साफ रहे। देखभाल करने वालों और नर्सों को बच्चों को नहलाते समय केवल थपथपाना था, उनकी त्वचा को रगड़ना नहीं था। उन्हें दिन भर बहुत सारा पानी और दूध पिलाकर बच्चों को हाइड्रेटेड भी रखना था। बच्चों को अपने बुखार और अपने शरीर के भीतर के वायरस से लड़ना था। इसीलिए उनके शरीर को नियमित रूप से हाइड्रेशन की आवश्यकता थी। गर्मी और पसीने से भी उनकी त्वचा में खुजली होगी। इसलिए देखभाल करने वालों को हर 3 घंटे के बाद उनके शरीर को गीले ठंडे कपड़ों से पोंछना था ताकि उनकी त्वचा शांत हो सके। चूंकि कोई गोलियां नहीं थीं, इसलिए महाराज लक्ष्य प्रताप ने पुराने तरीके अपनाने का फैसला किया। उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा की दिशा में जाने का फैसला किया। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और कुछ देखभाल करने वालों से इपोमिया और तुलसी के पौधे की पत्तियां उबालने को कहा। बच्चों को दिन में कम से कम 3 बार उबली हुई पत्तियों का रस पीना था। महाराज लक्ष्य प्रताप को पहले ही कृषि में सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था। उस ज्ञान के एक हिस्से में दुनिया में मौजूद सभी पौधों, सब्जियों, डेयरी फार्मिंग, भोजन और अन्य सभी प्रकार की कृषि की पहचान करना शामिल था। वे मेडिसिनल पौधों से भरा खेत उगाना भी जानते थे। इसलिए वे बता सकते थे कि प्रत्येक पौधा मानव शरीर के लिए कितना फायदेमंद था। महाराज लक्ष्य प्रताप ने अनुमान लगाया कि 1.5 हफ्ते के भीतर ज्यादातर बच्चों के लिए चिकन पॉक्स का संकट टल जाना चाहिए। बेशक कुछ लोगों को वायरस से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। चिकन पॉक्स के पूरे हंगामे को बीते कुछ दिन हो चुके थे। डॉक्टर गिरधर ने नर्सों की रिपोर्टों को देखा और सिर हिलाया। महाराज की उपचार प्रक्रियाएं काम कर गई थीं। जब गिरधर पहली बार बंजरपुर आया था तो वो वास्तव में निश्चित नहीं था कि उसका जीवन कैसा होगा। वो मई में अपने शहर यौधे साम्राज्य में हो रहे कई हमलों के कारण आया था। जब वो अपने परिवार के साथ जहाज पर चढ़ा तो वो बस यही प्रार्थना करता रहा कि बंजरपुर उतना ही अच्छा हो जितना जहाज के मालिक ने कहा था। वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके भाई और उसकी बहन के परिवार गुलाम बन जाएं। लेकिन जब वो यहां पहुंचा तो उसे पता चल गया कि उसकी सारी चिंताएं व्यर्थ थीं। उनके ये नए राजा ऐसे लगते थे जैसे सब कुछ जानते थे। उसे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार उनके राजा ही बंजरपुर में सारे विचार लेके आए थे। पहले तो उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उनके राजा ने उन्हें प्राथमिक उपचार और कई पौधों के औषधीय महत्व के बारे में सिखाना शुरू किया तो वो सच में हैरान रह गया। उनके राजा एक महान प्रतिभाशाली, सुपर जीनियस प्रतीत होते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्कडना के वर्तमान राजा को मूर्ख कहे या बेवकूफ। वो ऐसे खजाने को निर्वासित कैसे कर सकता था? क्या उसका दिमाग खराब था? इस बिंदु पर उसने राजघरानों को समझने की कोशिश छोड़ दी थी। उसकी बात करें तो उसे महाराज के साथ बात करने में बहुत मजा आता था। उसने देखा था कि महाराज लक्ष्य प्रताप ने उसके सामने कोई नखरे नहीं दिखाए और जब उन्हें लगा कि वे गलत हैं तो अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया। जैसे उस दिन महाराज लक्ष्य प्रताप ने उन्हें पहले से सभी की बीमारियों को दर्ज करने के लिए नहीं कहने की माफी मांगी थी। हालांकि ये वास्तव में उनकी गलती नहीं थी, लेकिन उनके राजा ने चिकन पॉक्स की घटना के लिए खुद को पूरी तरह से जिम्मेदार महसूस किया। उनके ये राजा अजीब थे, लेकिन वे उन्हें पसंद करते थे। महाराज लक्ष्य प्रताप ने उनसे कहा था कि वे खुद को डॉक्टर कहें, न कि वैद्य या दवासाज। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि डॉक्टर शब्द सुनने में ज्यादा अच्छा लगता था। डॉक्टर गिरधर, हाँ, ये अन्य नामों से कहीं बेहतर था। इस दुनिया में नर्सों को सहायक भी कहा जाता था, तो निश्चित रूप से महाराज लक्ष्य प्रताप ने भी उनका नाम बदलकर नर्स कर दिया था। अस्पताल की नर्सें काम के दौरान अपने बालों का जूड़ा बनाती थीं या उन्हें कपड़े से बांध कर रखती थीं। डॉक्टरों और नर्सों दोनों को चोटें लगने के समय दस्ताने और साथ ही अपने क्लिनिकल रबर के जूते पहनने पड़ते थे। डॉक्टरों और नर्सों के लिए महाराज लक्ष्य प्रताप बंजरपुर की महिलाओं को लैब कोट सिलवाने के लिए परेशान नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने काम के दौरान पहनने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को पारदर्शी प्लास्टिक के कोट दिए थे।
कोट बिल्कुल पारदर्शी रेनकोट की तरह दिखते थे और ये वही थे जिनका उपयोग कीमिया उद्योग द्वारा लैब में रहने के दौरान किया जाता था। कोट में बटन थे और आगे कमर के हिस्से में 2 बड़ी जेबें थीं। काम के दौरान महिलाओं को पैंट भी पहननी पड़ती थी। वास्तव में उद्योगों में सभी महिलाएं भी पैंट ही पहनती थीं। वे उन लंबी स्कर्ट और गाउन के साथ कैसे काम कर सकती थीं जो फर्श पर घिसटते रहते थे और धूल और कीचड़ जमा करते रहते थे। जब महिलाएं चलती थीं तो उन्हें आमतौर पर चलते समय अपने गाउन को समेटना पड़ता था। उनमें से कई महिलाएं तो पहले ही दिन गिर गई थीं। वे उस पोशाक के साथ कुछ भी उठाकर सीढ़ियां कैसे चढ़ सकती थीं या काम पर कैसे आ सकती थीं। कुछ महिलाओं ने तो पहले ही कांच की कुछ चीजें तोड़ दी थी। इन चीजों का टूटना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कारीगरों का खुद को घायल कर लेना वास्तव में डरावना था। महाराज लक्ष्य प्रताप ने कई बार उनकी त्वचा से कांच के टुकड़े निकाले थे और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया था। इसीलिए महाराज लक्ष्य प्रताप ने मई में ही ये नियम बना दिया था कि सभी महिलाएं काम पर पैंट पहनेंगी। क्या होता अगर वे कांच के टूटे हुए टुकड़ों पर गिर जाती और अपनी आंख खो देती? पृथ्वी पर सभी उद्योगों में लोगों के लिए पैंट पहनने का एक कारण था और वो मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से था। अस्पतालों में भी महिलाएं पैंट पहनती थीं। बेशक सेना की महिलाएं भी पैंट पहनती थीं, लेकिन अलग कारणों से। उन हास्यास्पद रूप से लंबी स्कर्ट या गाउन के साथ बाधा दौड़, ऑब्स्टिकल कोर्सेज कैसे पूरी की जा सकती थी या रॉक क्लाइंबिंग वगैरह कैसे किया जा सकता था। इसके अलावा महाराज लक्ष्य प्रताप को पूरा यकीन था कि जब वे महिलाएं सैन्य कर्तव्य कर रही होंगी तो उनके अंडरवेयर दिखाई देंगे। महिलाओं ने भी पाया कि वे स्कर्ट की तुलना में पैंट में अपना काम अधिक कुशलता से कर सकती हैं। वे इस बात से भी खुश थीं कि उन्होंने यहां-वहां चीजें तोड़ना बंद कर दिया था। वे वास्तव में आभारी थीं कि महाराज ने उन्हें उनकी नौकरी से नहीं निकाला। उनके लिए जो चीजें उन्होंने तोड़ी थीं, वे वास्तव में महंगी थीं, लेकिन उनके राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता की। इसलिए बंजरपुर में पैंट पहनना ही आगे का रास्ता था। प्रत्येक डॉक्टर और नर्स के पास एक नेम टैग भी था, जिन्होंने उन्हें वर्दी पर पिन किया था ताकि सभी मरीज उनके नाम याद रख सकें। अभी महाराज लक्ष्य प्रताप ने अस्पताल के चारों ओर जिन देखभाल करने वालों को नियुक्त किया था, वे मरीजों की देखभाल कर रहे थे, जबकि मुख्य अस्पताल में इकलौते डॉक्टर और 2 नर्सें एक छोटी लेकिन संक्षिप्त बैठक कर रहे थे। नर्स शालिनी अभी अपनी शिफ्ट के लिए आई थी, जबकि नर्स लता अपनी शिफ्ट खत्म करने वाली थी। अस्पताल 24 घंटे खुला था, इसलिए निश्चित रूप से नर्स लता शालिनी के काम से जाने के बाद देर रात को फिर से आएंगी। महाराज लक्ष्य प्रताप ने उनसे कहा था कि वे महीने के अंत तक डटे रहें, इससे पहले कि वो और लोगों को नर्स के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करें। उस समय तक वो नए लोगों को प्रशिक्षित करने का काम वर्तमान अस्पताल कर्मचारियों को सौंप देंगे। अभी के लिए अस्पताल में वास्तव में कर्मचारियों की भारी कमी थी। डॉक्टर गिरधर, अब तक हमने चिकन पॉक्स के मरीजों में नमूनेदार सुधार देखा है। परीक्षणों के अनुसार अगले कुछ दिनों में उनमें से 90% को जाने के लिए मुक्त कर देना चाहिए। नर्स लता ने उन्हें सभी मरीजों की रिपोर्ट सौंपते हुए कहा। हमने सभी नागरिकों की स्वास्थ्य स्थिति और उन्हें पहले हुई बीमारियों को भी दर्ज करना शुरू कर दिया है। नर्स शालिनी ने आगे कहा। वास्तव में डॉक्टर गिरवर महाराज लक्ष्य प्रताप के सोचने के तरीके से बहुत प्रभावित थे। महाराज लक्ष्य प्रताप ने अस्पताल के सबसे बड़े कमरों में कई लकड़ी की अलमारियां रखी थीं और इसे अभिलेखागार नाम दिया था। प्रत्येक शेल्फ पर A-B-Z तक एक अक्षर उकेरा गया था। ये एक तरह की फाइलिंग सिस्टम की तरह था। प्रत्येक नागरिक का नाम किताबों के कोने और शीर्ष पर लिखा जाएगा और उन्हें शेल्फों पर रखा जाएगा। केवल डॉक्टरों और नर्सों की ही कमरे तक पहुंच होगी, इसलिए उन्हें ही चाबियां मिलेंगी। किताबों में मरीज का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, व्यवसाय, अस्पताल में किए गए सभी दौरे, बीमारियां, डॉक्टर के पर्चे, सिफारिशें, डॉक्टर के हस्ताक्षर आदि दिखाई देंगे। मरीजों को अस्पताल से एक और अस्पताल की किताब खरीदनी होती थी। ये वो किताब थी जिसे वे घर ले जा सकते थे। ये अस्पताल की किताब उन्हें दवाएं, डॉक्टर द्वारा अनुशंसित उपचार और अपनी बीमारियों से राहत पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ये भी दिखाएगी। इस किताब का उपयोग बंजरपुर के किसी भी क्लिनिक में कहीं भी किया जा सकता था। आखिरकार बंजरपुर के सभी अस्पताल और क्लिनिकों को एक ही माना जाता था। चूंकि अभी तक कंप्यूटर नहीं थे, इसलिए महाराज लक्ष्य प्रताप को यह सुनिश्चित करने का एक तरीका चाहिए था कि हर किसी की जानकारी ठीक से दर्ज हो जाए। जब मरीज घर पहुंचता है तो उसे उस नोट को अपनी अस्पताल की किताब में रखना होता था और क्लिनिकों के डॉक्टरों को मुख्य अस्पताल जाने और अभिलेखागार में रखी मरीज की किताब में सारी जानकारी दर्ज करने का काम सौंपा गया था। इस तरह अगर मरीज का नोट या उसकी व्यक्तिगत अस्पताल की किताब खो भी जाती है तो डॉक्टर फिर भी अभिलेखागार से उसकी फाइलें देख सकते हैं। ऐसा तब तक किया जाना था, कम से कम जब तक कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हो जाता, जो कि बहुत आगे की बात थी। अगले कुछ वर्षों में भी महाराज लक्ष्य प्रताप को यकीन था कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे।
दादी पार्वती के बारे में क्या ख्याल है? क्या उनकी तबीयत में कुछ सुधार हो रहा है? डॉक्टर गिरधर ने पूछा। नर्स शालिनी आगे आई और उसने दादी पार्वती की अस्पताल की किताब उनके सामने पेश की। डॉक्टर गिरधर ने जल्दी से उस पर नजर डाली और उसमें जो लिखा था उस पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उनकी कमर की सूजन काफी कम हो गई है। तो महाराज सही थे। अभी के लिए उनका सारा इलाज योजना के अनुसार ही जारी रखें। चूंकि उनकी हालत में सुधार हुआ है, इसलिए मैं महाराज से मिलूंगा ताकि ये देखा जा सके कि क्या हमें उनके इलाज या खान पान में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। दादी पार्वती उन बुजुर्ग महिलाओं में से एक थीं जो जून में अपने परिवार के साथ शरणार्थी के रूप में बंजरपुर आई थीं। वो खेती करते समय गिर गई थीं और पत्थरों और मिट्टी से ढकी एक पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई थीं। बुजुर्ग लोगों की हड्डियां कमजोर होती हैं और किसी भी तरह की गिरने से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। जब वो गिरीं तो उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण उनकी कमर के आसपास सूजन आ गई थी। उस समय उन्हें अपना पूरा शरीर बिल्कुल पराया सा लग रहा था। दर्द सच में असहनीय था। उनके परिवार ने एक वैद्य को बुलाया था जिसने उन्हें दिन भर बिस्तर पर लेटे रहने की सलाह दी थी। वो पिछले 3 महीनों से बिस्तर पर ही लेटी हुई थीं। जब उन्हें शौच जाना होता या स्नान करना होता तो उनकी बेटी या बहुएं उनकी मदद करती थीं। लेकिन उस वैद्य की सलाह वास्तव में एक गलत कदम था। तब से चलना भी उनके लिए बहुत तनावपूर्ण हो गया था। घायल होने पर बुजुर्गों को अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए लगातार मालिश और हल्के व्यायाम की आवश्यकता होती है। उन्हें अच्छी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता थी। एक स्वस्थ और मजबूत शरीर संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ सकता है और कमजोर शरीर की तुलना में चोटों से बहुत तेजी से उभर सकता है। व्यायाम करने से मधुमेह, कैंसर, स्ट्रोक और ऐसी कई अन्य बीमारियों को टाला जा सकता है या रोका भी जा सकता है। ये तो बस कुछ नाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि व्यायाम निश्चित रूप से उनके जीवन की गुणवत्ता और उम्र में सुधार कर सकता था। इतने लंबे समय तक सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहने के कारण उनकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द होने लगा था। महाराज लक्ष्य प्रताप ने उन्हें निर्देश दिए थे कि उनका खान पान कैसा होना चाहिए और उपचार प्रक्रिया के दौरान उन्हें उनकी मदद कैसे करनी चाहिए। अब 1 महीना और कुछ हफ्ते हो चुके थे और उनके शरीर और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में पहले से ही एक बड़ा सुधार देखा जा सकता था। जब वो आई थीं तो उनका व्यवहार ऐसा था जैसे वो जल्दी मरना चाहती हों, लेकिन अब वो हर दिन मुस्कुराती थीं और अस्पताल के अन्य बुजुर्गों के साथ गपशप करते हुए अपना समय बिताती थीं। उनका परिवार उन्हें चलते हुए देखकर इतना खुश हुआ कि वे रोने लगे। उन्होंने सच में सोचा था कि वो अपना बाकी जीवन बिस्तर पर लेटे हुए ही बिताएंगी। डॉक्टर गिरधर ने जिस चीज की सबसे ज्यादा प्रशंसा की वो थी जिसे महाराज ने मेडिकल वॉकर कहा था। उस वॉकर के 4 पैर थे और वो लोहे का बना था और लोहे के पैरों के जूते के रूप में रबर की ट्यूब लगी थी। साइड हैंडल के चारों ओर भी रबर लगाया गया था जो लोहे और बुजुर्गों की हथेलियों के बीच एक मुलायम गद्दे का काम करता था। पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन व्यायाम के दौरान अस्पताल में घूमते समय वॉकर ने वास्तव में दादी पार्वती की बहुत मदद की। रिपोर्ट को देखते हुए गिरधर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी ने नर्सों के रूप में बहुत अच्छा काम किया है। नर्स लता और शालिनी गिरधर की तारीफ सुनकर शर्मा रही थीं और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उन्हें भी लगा कि एक अस्पताल को इसी तरह से काम करना चाहिए। अब चलो राउंड पर चलते हैं और देखते हैं कि सभी मरीज कैसे हैं। वे एक कमरे में पहुंचे जिसके किनारे पर एक नेम टैग लगा हुआ था। नेम टैग पर वार्ड G1 नाम लिखा हुआ था, जो ये दर्शाता था कि यह अस्पताल के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर का पहला वार्ड है। जैसे ही वे अंदर गए, बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और अपने कागज के टुकड़ों पर चित्र बना रहे थे। बच्चों के कुछ परिवार जिनकी काम की शिफ्ट नहीं थी, वो भी वार्ड में अपने बच्चों से मिलने आए थे। अब जब उन्हें बेहतर शिक्षा मिल गई थी और उन्होंने अपने बच्चों के साथ समय बिताया था, तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि चिकन पॉक्स के बारे में पूरे साम्राज्य की धारणा गलत थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने बच्चों के साथ कुष्ठ रोगियों जैसा व्यवहार करने के लिए भी अपराध बोध होने लगा था। पूर्वजों का धन्यवाद कि उनके राजा को उन्हें प्रबुद्धित करने के लिए स्वर्ग का ज्ञान दिया गया था। जैसे ही उन्होंने समूह को अंदर आते देखा, बच्चे मुस्कुराने लगे और खुशी से हाथ हिलाने लगे। अरे, ये डॉक्टर गिरधर हैं। डॉक्टर गिरधर? कहाँ? नर्स लता, नर्स शालिनी। बच्चों के परिवार धन्यवाद कहने के लिए आगे आए। डॉक्टर साहब, मेरे छोटे बहुआ की देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी पत्नी और मैं आपको अपना आभार व्यक्त करने के लिए अपने घर आमंत्रित करना चाहेंगे। नर्स लता, अपनी पूरी कोशिश करने के लिए धन्यवाद। मेरा बेटा मुझे बताता है कि आपकी देखभाल की वजह से ही वो बेहतर होने लगा है। नर्स शालिनी, मेरी बेटी रोज आपकी तारीफ करती है और कहती है कि आपके हाथों में स्वर्ग का जादू है। डॉक्टर साहब, नर्स जी,
हर कोई खुश था क्योंकि वे अस्पताल के कर्मचारियों के प्रति अपना ईमानदार आभार व्यक्त कर रहे थे। ईमानदारी से कहें तो नर्सें और डॉक्टर गिरधर नागरिकों से मिल रही इस पहचान से सच में खुश थे। नर्सें लगभग भावुक हो गई थीं, लेकिन वे जानती थीं कि अभी रोने का समय नहीं था। उन्हें मजबूत रहना था और अपना काम करते रहना था। जब से उन्होंने अपना पेशा शुरू किया था, तब से पहली बार उन्हें लगा कि वे कुछ सही कर रही हैं। ये सब कुछ सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि जीवन बचाने और बीमारियों का इलाज करने से उन्हें बहुत खुशी और संतुष्टि का एहसास होता है। जैसे ही उन्होंने सभी मरीजों की जांच की, नर्सों ने ऐसे किसी भी मरीज के बारे में नोट्स बनाए जिन्हें उन्हें दी गई दवा से कोई अन्य जटिलता या समस्या हुई थी। महाराज लक्ष्य प्रताप ने उन्हें हमेशा ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि लोगों को कुछ दवाओं से एलर्जी हो सकती थी। यहां तक कि उबली हुई पत्तियों के पानी से भी कुछ लोगों को एलर्जी या दाने हो सकते थे। एक बार जब वे अपना काम कर चुके तो उन्होंने चिकन पॉक्स के मरीजों वाले सभी अन्य वार्डों का दौरा किया और अंत में वार्ड के अन्य मरीजों की ओर बढ़ गए। वे वार्ड G23 में कदम रखा और कुछ बुजुर्ग नागरिकों और उनसे मिलने आए उनके परिवारों को देखा। आह डॉक्टर गिरधर, मैं बस तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था। नर्स लता, स्वागत है। बच्ची शालिनी, दादी के पास आओ। मरीजों ने समूह का स्वागत किया और यहां वहां उन्हें चिढ़ाया भी। बच्ची लता, मेरा एक पोता है जिसकी शादी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि तुम उसके लिए एक अच्छी जोड़ी हो। इस तरह मैं तुम्हें अपनी पोत बहू बना सकती हूँ। मुझे नर्स शालिनी अपनी पोत बहू चाहिए। क्या तुम जानते हो, मैंने सुना है कि डॉक्टर गिरधर की पत्नी फूल की तरह सुंदर है। बेशक वो सुंदर है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐरी गैरी मेरे नए बेटे डॉक्टर गिरधर के साथ हो सकती है? बुजुर्गों के इस समूह के मामले में अस्पताल के कर्मचारियों ने पहले ही हार मान ली थी। जब ये बुजुर्ग एक साथ होते थे तो वे सच में किसी की भी टांग खींच सकते थे। गिरधर को उसके जाने बिना ही गोद ले लिया गया था, जबकि नर्सें अस्पताल में कई बुजुर्ग नागरिकों की पोत बहुएं पहले ही बन चुकी थीं। ये अस्पताल के कर्मचारियों का रोजमर्रा का जीवन था। जुलाई को खत्म होने में अब केवल 3 दिन बचे थे। बंजरपुर ने इस पूरे महीने में कई बदलाव देखे थे। अब तक पहली निर्माण साइट का काम 80% पूरा हो गया था, दूसरी साइट का 72% और तीसरी साइट का 60% पूरा हो गया था। निर्माण करते समय महाराज लक्ष्य प्रताप ने अपने पूरे समय का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। जब वे कंक्रीट के सख्त होने का इंतजार कर रहे होते तो वे अन्य उद्योगों में जाते और वहां भी यही प्रक्रिया दोहराते, और 8500 श्रमिकों की मदद से ये काम तेजी से हो गया। कुल मिलाकर महाराज लक्ष्य प्रताप निर्माण की समग्र प्रगति से खुश थे। इस महीने के भीतर उद्योग भी फले फूले और अपने दम पर विकसित हुए थे। उन सभी ने नए उत्पाद बनाकर जुलाई के लिए अपने कार्यों को पूरा कर लिया था और अस्पताल के कर्मचारियों ने भी अपने कौशल में सुधार किया था। दूसरी ओर 2 अगस्त को स्कूल फिर से खुलने वाला था, इसलिए महाराज लक्ष्य प्रताप जानना चाहते थे कि शिक्षक कितने तैयार हैं। एक राजा के रूप में बंजरपुर में जीवन के सभी पहलुओं के साथ नियमित बैठकें करना आवश्यक था। महाराज लक्ष्य प्रताप को अब भी वो दिन याद था जब वे सेमेस्टर के अंत के परिणामों के लिए स्कूल गए थे। कुछ बच्चे अपने रिपोर्ट कार्ड की किताबें पकड़े हुए बहुत जोर जोर से रो रहे थे। उनके परिवार वाले एक तरफ खड़े होकर उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे थे। अन्य लोग मुस्कुरा रहे थे और खुशी से उछल रहे थे क्योंकि वे वास्तव में अगली कक्षा में जाने के लिए खुश थे। माता विनीता, माता कमला और गरिमा भी वहां थीं और उन्होंने तारा और नन्हे माधव को अगली कक्षा में जाने के लिए बधाई दी। कुछ माता पिता ने अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पकड़े और गर्व से कहा, ये है मेरी बच्ची, मुझे पता था कि तुम ये कर सकती हो। मेरा लड़का बहुत होशियार है। जब हम घर वापस जाएंगे तो मैं मांस और वे स्वादिष्ट मसाले खरीदूंगा और तुम्हारे लिए एक दावत बनाऊंगा। जो लोग फेल हो गए थे वे वास्तव में बहुत दुखी थे, लेकिन जब महाराज लक्ष्य प्रताप ने अपना उत्साहवर्धक भाषण दिया तो उनका आत्मविश्वास तुरंत लौट आया। उन्होंने कड़ी मेहनत करने और अगले सेमेस्टर में अपने माता पिता को गौरवान्वित करने की कसम खाई। पहले उन्होंने वास्तव में कभी भी स्कूल को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब उन्होंने अन्य छात्रों और माता पिता के खुश चेहरे देखे और अपने परिवारों के उदास चेहरों से उनकी तुलना की तो उन्हें सच में अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश क्यों नहीं की? गहराई में वे जानते थे कि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया था। उन्होंने कसम खाई, अगली बार वे दूसरों की तरह अपने माता पिता को भी मुस्कुराने का मौका देंगे। इस सेमेस्टर के परिणाम वास्तव में काफी अच्छे थे। 70% से अधिक छात्र अगली कक्षा में पहुंच गए थे। वर्तमान में सभी शिक्षक अब इकट्ठे थे और महाराज लक्ष्य प्रताप के साथ अपनी बैठक के लिए तैयार थे। जुलाई की शुरुआत में महाराज लक्ष्य प्रताप ने हर कोई क्या पढ़ाएगा इसकी एक विस्तृत रूपरेखा दी थी, लेकिन आज वो यहाँ उन्हें सेमेस्टर के लिए उनकी समय सारणी यानी स्केड्यूल देने आए थे।
महाराज लक्ष्य प्रताप ने जल्दी से शिक्षकों को कागज बांट दिए। उस समूह में 4 नए शिक्षक भी थे जो जुलाई की शुरुआत में आए थे, जिससे बंजरपुर में शिक्षकों की कुल संख्या 14 हो गई थी। रसायन विज्ञान 1 माता कमला और माता विनीता, गणित 3 समूह के 2 शिक्षक, गणित 2 गरिमा और 2 अन्य शिक्षक, गणित 1 जुलाई में आए 2 नए शिक्षक, पाइनो 2 लक्ष्मी और 1 अन्य शिक्षक, पाइनो 1 जुलाई में आए 2 नए शिक्षक, गणित 3 में गणित 2 की सभी चीजें शामिल होंगी, लेकिन ये छात्रों को भिन्न और दशमलव के बारे में सिखाना भी शुरू करेगा। इस छुट्टी के समय का उपयोग सभी शिक्षकों ने अपने नए पाठ्यक्रमों से परिचित होने के लिए किया था। इस छुट्टी के महीने के दौरान महाराज लक्ष्य प्रताप अपनी माता कमला और विनीता को बुनियादी रसायन विज्ञान पढ़ा रहे थे। उन्होंने उन्हें दिन के समय कीमिया उद्योग तक जाने की अनुमति भी दे दी थी। उन्होंने प्रमुख विहान से बहुत कुछ सीखा था और ये भी समझ लिया था कि आवर्त सारणी का उपयोग कैसे करना है और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। महाराज लक्ष्य प्रताप के अनुसार ये महिलाएं होशियार थीं। वे ये नहीं चाहते थे कि वे सब कुछ जाने, वे बस इतना चाहते थे कि वे बुनियादी बातें जान लें। आखिरकार प्रमुख विहान भी अभी सीख ही रहे थे, तो वे एक ही बार में सब कुछ कैसे जान सकती थीं। अभी वे जो जानती थीं वो रसायन विज्ञान 1 पढ़ाने के लिए पर्याप्त थीं और उतना काफी था। वे कीमिया लैब में गई थीं और कई रसायनों और कांच के बीकरों के साथ कई चीजों का परीक्षण किया था। वे मुझ सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करना चाहती थीं जो रसायन विज्ञान की किताब में थी, जो महाराज लक्ष्य प्रताप ने उन्हें दी थी। उन्होंने कई प्रयोग किए थे और विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के पीछे का वास्तविक अर्थ देखा था। वे लगभग अपना आपा खोने वाली थीं जब उन्होंने प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं के साथ प्रयोग किया था। उन्होंने कांच के बीकर में पानी डाला और पानी में ग्लूकोज मिलाया। थोड़ी देर के लिए बीकर को घुमाने के बाद सफेद पाउडर जैसा ग्लूकोज पदार्थ घुल गया, जैसे कि उन्होंने तरल में कुछ मिलाया ही ना हो। फिर उन्होंने प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए बीकर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। फिर उन्होंने बीकर में मेथिलीन ब्लू की कुछ बूंदें डाली और घुमाया। अंत में बीकर का तरल आसमानी नीले रंग का हो गया था। इस बिंदु पर वे रुकी और अपनी छोटी नोटबुक में अपने अवलोकन लिखे। जैसे ही उन्होंने लिखा, उन्हें एहसास हुआ कि नीला रंग गायब हो रहा था और पानी साफ हो रहा था। ये किस प्रकार का जादू था? वे इतने सदमे में थे कि उत्साह के कारण बीकर लगभग उनके हाथ से छूटकर टूटने ही वाला था। लेकिन जब उन्होंने उसी तरल को फिर से घुमाया तो वो नीला हो गया। क्या प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाएं ऐसी ही दिखती थीं? उन्होंने अपनी रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें खोली और देखा कि ये प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं की विशेषताएं थीं। उसके बाद से सुबह में अपनी छुट्टी की क्लास लेने के अलावा वे कीमिया उद्योग में जाती और अपने प्रयोग जारी रखती। वैसे उन्हें वे प्लास्टिक लैब कोट, चश्मे आदि पहनना सच में बहुत अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि वे इससे बहुत प्रोफेशनल दिखती हैं। हर किसी का पढ़ाने का स्केड्यूल पूरे सेमेस्टर में समान रूप से फैला हुआ था। स्केड्यूल उन्हें अपने जीवन जीने के लिए पर्याप्त समय देता था। वे बस इस बात से खुश थे कि आने वाले इस सेमेस्टर के बाद उनके पास अपने लिए 4 महीने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। अगला सेमेस्टर अगस्त में शुरू होना था और नवंबर के आखिरी दिन समाप्त होना था। उसके बाद उनके पास दिसंबर से मार्च तक का छुट्टी का समय होगा। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इस अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त या मेकअप क्लासेस नहीं होंगी। कक्षाएं शिक्षकों पर निर्भर करेंगी। यदि वे अपनी छुट्टी के दौरान 1 महीने तक पढ़ाना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं। बेशक छुट्टी के बाद स्कूल अप्रैल में शुरू होगा। महाराज ने कहा था कि चूंकि सर्दियां बहुत बुरी होती थीं, इसलिए बच्चों और नागरिकों को कक्षाओं के लिए यहां वहां दौड़ाने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने उन्हें यह भी बताया था कि अगले 1-2 वर्ष के बाद वे स्कूल के समय को समायोजित करेंगे ताकि गर्मियों में शिक्षकों और छात्रों के लिए मुक्त हो जाएं। लेकिन अभी के लिए उनके राजा को लगा कि ये सबसे अच्छी व्यवस्था थी और वे उनकी बात से पूरी तरह सहमत थे। वे सभी जानते थे कि सर्दियां कितनी बुरी और ठंडी होती थीं। घर के अंदर रहना और आराम करना बेहतर था। साथ ही वे वास्तव में सर्दियों के मौसम में सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि उनके राजा इस जगह को कैसे गर्म करने वाले हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने वादा किया था कि वे ऐसा करेंगे, इसीलिए वे इंतजार करने और देखने का फैसला कर चुके थे। शिक्षकों से मिलने के बाद महाराज लक्ष्य प्रताप सैन्य किले की ओर गए। अब तक बंजरपुर ने मई में अपनी सेना बढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बंजरपुर के मूल नागरिकों में से कुछ लोगों को भर्ती किया गया था। महाराज लक्ष्य प्रताप ने पहले ही उन्हें उन दासों और शरणार्थियों के समूह में शामिल करने का फैसला किया था। जिन लोगों को मई में आने वाले नए रिक्रूट्स के रूप में समूहीकृत किया गया था, उनके लिए ये महीना अपने पदों के भीतर की उनकी पहली 3 महीने की अवधि था। महाराज लक्ष्य प्रताप ने कहा था कि हर 3 महीने में उनके कौशल और उन्होंने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक परीक्षा होगी और 6 महीने बाद फिर से एक और परीक्षा होगी। जिन लोगों की दोनों परीक्षाओं का संयुक्त स्कोर अच्छा होगा, वे अगले पद पर चले जाएंगे। महाराज लक्ष्य प्रताप ने उनकी परीक्षाओं के विवरण के बारे में भी चर्चा की और ये भी बताया कि वे रिक्रूट्स में क्या देखना चाहते थे। दिन के अंत में महाराज लक्ष्य प्रताप अपने थके हुए और भूखे शरीर को वापस महल ले गए।
आखिरकार रात के खाने का समय हो गया था। शाही महल, यौधेय साम्राज्य की राजधानी। क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया? महारानी इरावती ने पूछा। वे उस कुत्ती विनीता और उसके नाजायज बच्चों के बारे में सुराग या संकेत ढूंढ रही थीं। महारानी जी, हमें एक सुराग मिला है। जाहिर है वे एक ऐसे जहाज पर सवार थे जो करोना साम्राज्य से आया था। एक अधेड़ उम्र के भाड़े के सैनिक ने उनके सामने घुटने टेकते हुए जवाब दिया। बहुत बढ़िया, अपने जासूसों को करोना की ओर भेजो। मुझे इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। महाराज, मेरे छोटे मालिक ने आपको अपना प्रणाम भेजा है। वो वर्तमान में त्रिलोक साम्राज्य के रास्ते पर हैं, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ वो सामान देने के लिए भेजा है जो आपने पहले मंगवाए थे। शांतनु के अधीनस्थ ने कहा। आज अगस्त का पहला दिन था और एक बार फिर शांतनु यहाँ नहीं था। महाराज लक्ष्य प्रताप को लगा कि शांतनु का उन ग्राहकों से पहले मिलना बहुत तर्कसंगत था जिन्हें वो महाराज से बहुत पहले से जानता था। वैसे शांतनु के पास 27 से अधिक जहाज थे जो लगातार पाइनो महाद्वीप में घूमते रहते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि जब उसने अपना व्यवसाय शुरू किया होगा तो इन सब में शांतनु का बहुत सारा पैसा लगा होगा। उसने शायद 3 जहाज़ों से शुरुआत की होगी और वहीं से आगे बढ़ा होगा। महाराज लक्ष्य प्रताप ने पहले शांतनु से सुना था कि जब उसने अपना व्यवसाय शुरू किया तो उसने अपने कुछ अमीर ग्राहकों से पैसे के बजाय जहाज़ों के रूप में इनाम लिया था। शांतनु के लिए ये लेन देन करने का मतलब था कि उसने अपनी मौजूदा पूंजी को ध्यान में रखकर ये सब किया था। महाराज लक्ष्य प्रताप ने सच में सोचा था कि इस तरह के कारनामे करने के लिए उसके पास सच में बहुत पूंजी नहीं होगी। उसके श्रमिकों को भुगतान किया जाना था और वो प्यार मोहब्बत पर अपना व्यवसाय नहीं चला रहा था, तो माल के बदले जहाज़ों का आदान प्रदान करने के लिए उसकी पूंजी कितनी थी। लेकिन महाराज लक्ष्य प्रताप को यह नहीं पता था कि शांतनु अपने पिता के चुराए हुए पैसे का इस्तेमाल कर रहा था। शांतनु के पास वर्तमान में कौशल साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन था और पाइनो महाद्वीप के हर साम्राज्य में उसकी कई दुकानें भी थीं, तो जाहिर है कि उसके जहाज पूरे साल लगातार यात्रा करते रहेंगे। शांतनु की आज की अनुपस्थिति पूरी तरह से महाराज लक्ष्य प्रताप की उम्मीदों के अनुरूप ही थी। शांतनु का अपना व्यवसाय एक साम्राज्य से अनोखा सामान ले जाकर दूसरे साम्राज्य में पहुंचाकर करता था। जाहिर है उसका सामान इन साम्राज्यों में धड़ल्ले से बिक रहा था, इसलिए उसकी इतनी लोकप्रियता थी। इस महीने के सामान के लिए महाराज लक्ष्य प्रताप को वे सभी जानवर और बोने वाले बीज मिल गए थे जो उन्हें पहले जुलाई में मिले थे। और एक बार फिर इस बार बंजरपुर ने काफी लोगों का स्वागत किया था। महाराज लक्ष्य प्रताप ने बुजुर्गों, बच्चों और सेना के नए स्वयंसेवकों को बसाया, साथ ही लोगों को देखभाल करने वालों के रूप में काम सौंपा। एक बार जब वो काम पूरा हो गया तो महाराज लक्ष्य प्रताप के पास 5400 नए रंगरूट बचे थे। उन्होंने 200 लोगों को ऊपरी क्षेत्र के अस्पताल में भेजा, जहां उन्हें सभी नर्सों द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक बार जब उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो उनमें से कुछ लोगों को बंजरपुर के विभिन्न क्लिनिकों में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। महाराज लक्ष्य प्रताप ने खाद्य उद्योग में 500 लोगों को, कीमिया उद्योग में 500 लोगों को और निर्माण उद्योग में 1500 लोगों को भेजा और शेष 2700 को साइटों पर निर्माण श्रमिकों के रूप में रखा। महाराज लक्ष्य प्रताप ने सभी पर्यवेक्षकों को इकट्ठा किया और उन्हें महीने के लिए उनके काम सौंपे। प्रमुख विहान, अभी ऐसा कोई नया उत्पाद नहीं है जिस पर मैं चाहता हूं कि आपका उद्योग ध्यान केंद्रित करे। वर्तमान में आपके उद्योग में 500 नए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। मैं आपको प्रत्येक कर्मचारी को किसी भी कीमिया विभाग में आवंटित करने का काम सौंपता हूं। कोई समस्या नहीं महाराज, प्रमुख विहान ने उत्तर दिया। वास्तव में प्रमुख विहान के पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने उनकी शिकायतें सुनी थीं और ये भी महसूस किया था कि कुछ विभागों में वास्तव में कर्मचारियों की कमी थी। अब जब उनके पास 500 नए कर्मचारी थे तो वो निश्चित रूप से उन्हें व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने आपके द्वारा पिछले सप्ताह मुझे दी गई रिपोर्ट में भी कुछ सुधार किए हैं। यदि आप इसका पूरी तरह से पालन करते हैं तो एल्काइल ग्रुप के पृथक्करण की समस्या ठीक हो जानी चाहिए। कुल मिलाकर आपने मुझे जो रिपोर्ट दी वो अभी भी बहुत प्रभावशाली थी। बहुत बढ़िया, महाराज लक्ष्य प्रताप ने प्रमुख विहान को एक नोटबुक सौंपते हुए कहा। धन्यवाद महाराज। महाराज लक्ष्य प्रताप ने अपनी मेज पर एक और फाइल ली और लोकेश की ओर देखा। प्रमुख लोकेश, इस महीने के लिए आपके उद्योग को भी कोई नया उत्पाद नहीं बनाने की आवश्यकता है। मैंने आपके उद्योग में भी 500 नए कर्मचारी नियुक्त किए हैं और प्रमुख विहान की तरह मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें खाद्य उद्योग के भीतर प्रत्येक विभाग में आवंटित करेंगे। मैं भी आपकी रिपोर्ट से प्रभावित हूं और मैंने कुछ छोटे सुधार भी किए हैं। धन्यवाद महाराज, लोकेश ने महाराज लक्ष्य प्रताप से अपनी रिपोर्ट लेते हुए कहा। वास्तव में लोकेश को भी प्रमुख विहान जैसी ही समस्या थी। खाद्य उद्योग के भीतर पर्यवेक्षकों ने भी अपने विभागों में और कर्मचारियों की मांग की थी, विशेष रूप से कृषि विभाग ने, जो लोकेश को बहुत उचित लगा।
लोकेश को लगा कि खाद्य उद्योग के पर्यवेक्षक बहुत ही मजाकिया थे। वे सचमुच खाद्य उद्योग के भीतर नियुक्त किए जाने वाले लोगों की संख्या को लेकर लड़ते थे। इस बैठक में आने से पहले उन सभी ने उससे मीठी बातें करने की कोशिश की थी और यहां तक कि उसे भोजन भी पेश किया था। हालांकि उसने उनका भोजन ले लिया था, लेकिन वो फिर भी नए रंगरूटों को वहीं बांटने वाला था जहां उसे उचित लगता। तो फिर उसने भोजन क्यों लिया? क्योंकि वो खाने का बहुत शौकीन था। क्या इसमें भोजन की गलती थी कि उन्होंने उससे मीठी बातें करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। चूंकि भोजन निर्दोष था, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसे खुद को खाने से वंचित रखना चाहिए। उसने उनसे बस इतना कहा था कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसने किसी से कोई वादा नहीं किया था। उन्हें यही मिलना चाहिए था। किसने कहा था कि उसे खाने से रिश्वत देने की कोशिश करें? मजेदार बात यह थी कि सभी पर्यवेक्षक एक दूसरे के बहुत करीब थे और रोजाना एक दूसरे को चढ़ाना पसंद करते थे। लेकिन जब बारी उनके विभागों में नए रंगरूटों को लाने की आती थी, तो उन्हें प्रमुख विहान के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाने में कोई आपत्ति नहीं थी। महाराज लक्ष्य प्रताप ने तिवारी की ओर देखा और मुस्कुराए। प्रमुख तिवारी, अन्य उद्योगों के विपरीत इस महीने में चाहूंगा कि आपका उद्योग एक नया विभाग बनाए और एक नया उत्पाद तैयार करे जिसे टॉयलेट पेपर कहा जाता है। मुझे चीनी मिट्टी और संगमरमर से सिंक और टॉयलेट बाउल भी ढालने हैं। और अंत में मैं ट्रेनिंग ले रहे उन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के साथ मिलकर फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब नामक कुछ बनाने के लिए भी बहुत नजदीक से काम करूंगा। तिवारी को पहले से ही पता था कि उसके खाली रहने का कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। टॉयलेट पेपर मुख्य रूप से लकड़ी से बनाया जाता था, इसलिए टॉयलेट पेपर विभाग को निश्चित रूप से लकड़ी काटने वाले विभाग के जितना संभव हो सके उतना करीब रहना चाहिए। महाराज ने विशेष रूप से यह भी अनुरोध किया था कि निर्माण उद्योग में नियुक्त किए गए अधिकांश नए रंगरूटों को विभाग 6 में रखा जाए। अकेले विभाग 6 के लिए 4 इमारतें आवंटित की गई थीं। वे मूल रूप से सब कुछ करते थे। औद्योगिक उपकरण जैसे ठेला, आरी, छड़, कील आदि को ठीक करने और बनाने से लेकर धातु की घरेलू चीजें जैसे लॉकर, ताले, दरवाजे की कुंडी, बर्तन, पैन, चम्मच बनाने तक, ईंधन से चलने वाली भारी मशीनें बनाने तक, किसी भी धातु की चीज को बनाने तक जिसकी महाराज को आवश्यकता थी। ये लोग पूरे निर्माण उद्योग में सबसे सक्रिय थे। विभाग 6 में लगभग 8 अलग अलग उपक्षेत्र थे जो उद्योग के भीतर 4 इमारतों को साझा करते थे। एकमात्र क्षेत्र जो बाकी के साथ कोई इमारत साझा नहीं करता था वो था ईंधन पर आधारित भारी मशीनें बनाने वाला क्षेत्र। ये सभी इमारतें 3 से 5 मंजिल ऊंची थीं और सभी विशाल फ्लोर स्थानों को कवर करती थीं। प्रत्येक इमारत की पहली मंजिल की छतें भी बहुत ऊंची थीं। इस युग में संपदाएं बनाते समय नबोल हमेशा इसे शाही पैलेसेस के भीतर की तरह भव्य बनाने की पूरी कोशिश करते थे। ये कुछ ब्यूटी एंड द बीस्ट के उस सीन जैसा दिखता था जहां बेल बीस्ट के साथ डांस कर रही थी। पहली मंजिल से छत तक की दूरी उतनी ही ऊंची थी। महाराज ने इन भारी मशीनों के लिए एक बड़ा दरवाजा बनाने के लिए सामने की 2/3 दीवारों को तोड़ दिया था ताकि वे बनने के बाद इमारत से बाहर निकल सकें। एक बार सफलतापूर्वक बन जाने के बाद उन्हें चलाया जाएगा और एस्टेट के पीछे सीधी पंक्तियों और कतारों में पार्क किया जाएगा। खैर, चूंकि नए उद्योग लगभग पूरे हो जाएंगे, महाराज को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त दरवाजे की कुंडियां, दरवाजे के कब्जे, नल आदि बनाए गए हैं। विभाग 6 में वे कर्मचारी भी शामिल थे जिनके साथ महाराज ने ऊर्जा प्रणालियों को सिखाने में समय बिताया था। जिन्होंने इसे सीखा उन्हें ट्रेनिंग ले रहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहा जाता था। ट्रेनिंग ले रहे इन इंजीनियरों ने विभाग 6 के अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर भारी मशीनें बनाई थीं। उन्होंने उत्खननकर्ताओं, ट्रकों आदि के लिए सभी तार लगाए और जोड़े थे। चूंकि दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पावर प्लांट थी, इसलिए पहले से ही बल्ब बनाना शुरू करना समझदारी की बात थी। अब तक विभाग 6 को बस इतना ही करना था जितना महाराज चाहते थे। महाराज लक्ष्य प्रताप ने तिवारी को चीनी मिट्टी और संगमरमर विभाग के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए कि उन्हें सिंक और टॉयलेट बाउल कैसे ढालने हैं। निर्माण पूरा हो जाने के बाद इन फिक्सचरों को पाइपों से जोड़ना और इमारतों के चारों ओर रखना आवश्यक था। अब तक बहुत सारे चीनी मिट्टी और संगमरमर के फर्श टाइल स्थापना के लिए तैयार थे, इसलिए महाराज बस यही चाहते थे कि वे अभी सिंक और टॉयलेट बाउल पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन महाराज, ये अजीब सा बोर्ड क्या है जिसे आप चाहते हैं कि विभाग 13 बनाए? तिवारी ने अपने हाथों में नोट्स देखते हुए पूछा। ये एक खेल है, इसे शतरंज कहा जाता है। अभी 2700 नए रंगरूटों को मिलाकर महाराज लक्ष्य प्रताप के पास अब कुल 11,200 निर्माण श्रमिक थे। वो चाहते थे कि सभी 2700 रंगरूट साइटों पर काम करना शुरू करें ताकि वे वहां के वर्तमान श्रमिकों से सीख सकें। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद महाराज लक्ष्य प्रताप ने अपनी अगली परियोजनाओं के लिए निर्माण स्थल से 6,000 श्रमिकों को वापस बुला लिया।
सर्दियां आ रही थीं और महाराज लक्ष्य प्रताप को यकीन था कि अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो अधिकांश औषधीय पौधे कठोर मौसम के कारण मर जाएंगे। डॉक्टरों द्वारा हर दिन अपने रोगियों को ठीक करने और उनका इलाज करने के लिए इन पौधों का उपयोग किया जाता था। इसलिए सर्दियों के दौरान इन पौधों को उगाना जारी रखने के लिए अभी बंजरपुर को एक बड़े ग्रीन हाउस की आवश्यकता थी। इसके साथ ही महाराज लक्ष्य प्रताप ने 6000 के समूह में से 1000 लोगों को खाद्य उद्योग के भीतर ग्रीन हाउस बनाने का काम सौंपा। इन श्रमिकों ने पहले साइटों पर काम किया था और उनके पास निर्माण का बहुत अनुभव था। इसलिए जब महाराज लक्ष्य प्रताप ने उन्हें निर्माण योजना दी तो वे तुरंत इसकी एक एक बारीकी को समझ गए। लेकिन जिस बात ने उन्हें हैरान कर दिया वो ये थी कि इस इमारत में कंक्रीट के फर्श या दीवारें नहीं होंगी, केवल 4 मीटर मोटी कांच की दीवारें और साथ ही कांच की छत होगी। इमारत की जमीन को पूरी तरह से खुला यानी मिट्टी वाला रखा जाना था। ये किस तरह की इमारत थी? वहां कौन रहेगा? उन्होंने महाराज लक्ष्य प्रताप से कई बार पूछा कि क्या वो अपनी योजना को लेकर निश्चित हैं। और जब महाराज लक्ष्य प्रताप ने अपनी सहमति दी तो उन्हें लगा कि वे अचानक अपने राजा को अब समझ ही नहीं पा रहे हैं। छोड़ो भी, अगर उनके राजा ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा। और सभी संकेतों से ये इमारत एक बहुत बड़ी सिंगल फ्लोर यानी एक मंजिला इमारत होने जा रही थी। आमतौर पर 3.5 मीटर से ऊंचे ग्रीन हाउस गर्म हवा को पौधों की पत्तियों से दूर ऊपर उठने देते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि फर्श का तापमान अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा। इसलिए एक अच्छी ऊंचाई पौधों के चारों ओर अच्छे तापमान नियंत्रण और वायु प्रवाह की अनुमति देती है। यही कारण था कि महाराज लक्ष्य प्रताप ने अपने ग्रीन हाउस को 4 मीटर ऊंचा बनाने का फैसला किया था। ग्रीन हाउस के भीतर केवल वे हिस्से पक्के होंगे। सभी पगडंडियां, खाद, बगीचे के उपकरण आदि रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले 12 अन्य कमरे। अब जब उन्होंने ग्रीन हाउस के मुद्दे को सुलझा लिया था तो महाराज लक्ष्य प्रताप के पास अपनी अन्य परियोजना के लिए 5000 श्रमिक बचे थे। इससे पहले महाराज लक्ष्य प्रताप केवल निर्माण स्थलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्होंने केवल उद्योगों के लिए दरवाजे, फर्श की टाइलें आदि जैसी इमारती फिक्सचर बनाना शुरू कर दिया था। इनमें से कोई भी उत्पाद आवासीय घरों के लिए नहीं था। ये उद्योग जल्द ही पूरे हो जाएंगे तो फर्श की टाइलें लगाई जानी थीं, सिंक और लाइट बल्ब स्थापित किए जाने थे। जाहिर सी बात है, महाराज लक्ष्य प्रताप ने योजना बनाई थी कि जब 3 साइटें काम करना शुरू करेंगी तो वे केवल आपस में पानी, बिजली और हीटिंग शेयर करेंगी। ये उन श्रमिकों की मदद करने के लिए था जो इन संयंत्रों को संचालित करेंगे, ताकि वे इन नए उद्योगों को बेहतर ढंग से समझ सकें। उस दौरान वो व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रशिक्षित करेंगे कि इन उद्योगों को कैसे संचालित किया जाए। कोई भी उचित प्रशिक्षण के बिना सिर्फ एक ऑपरेटिंग इंजीनियर नहीं बन जाता है। इसीलिए महाराज लक्ष्य प्रताप ने पहले ही मन बना लिया था कि सितंबर का महीना इन ऑपरेटिंग इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो अब जब ये उद्योग पूरे होने के करीब थे, वे अंततः पूरे बंजरपुर के लिए नगर नियोजन के साथ शुरुआत कर सकते थे। कुछ समय पहले महाराज लक्ष्य प्रताप ने बंजरपुर के लिए एक विस्तृत शहर योजना बनाने में पूरे 3 महीने यानी मई से जुलाई तक बिताए थे। उन्होंने शहर को इस प्रकार विभाजित किया था: ऊपरी क्षेत्र, जिला ए केवल शाही महल, जिला बी सैन्य बल, मरीन अकेडमी, नौसेना और तटरक्षक अकेडमी, वायुसेना अकेडमी और पुलिस अकेडमी, जिला सी मुख्य पुलिस स्टेशन, स्कूल, अदालतें, बंजरपुर बैंक का मुख्य कार्यालय, शिक्षा ब्यूरो कार्यालय, नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक, चिकित्सा और अन्य महत्वपूर्ण स्कूल, अग्निशमन केंद्र, जिला डी बंजरपुर बैंक की शाखाएं, लग्जरी होटल, मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, सी वर्ल्ड, कार स्टोर, मॉल, मुख्य बस स्टेशन आदि, मध्य क्षेत्र, जिला ई बंजरपुर के मूल नागरिकों के लिए आवासीय क्षेत्र, जिला एफ शरणार्थियों और दासों के लिए आवासीय क्षेत्र, जिला जी आगंतुकों के लिए नियमित होटल, बैंक शाखाएं, बंजरपुर राष्ट्रीय उद्यान, बार, स्टोर आदि, जिला एच बंजरपुर के प्रवेश या निकास द्वार के करीब पुलिस स्टेशन, सैन्य ब्रांच, पहचान पत्र जांचने और जारी करने के लिए कार्यालय की शाखा और अन्य महत्वपूर्ण चौकियां। निचला क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए महाराज लक्ष्य प्रताप इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यहां केवल उद्योग ही स्थापित किए जाएंगे। तटीय क्षेत्र, महाराज लक्ष्य प्रताप ने इस क्षेत्र को समुद्र के तट से क्षैतिज रूप से विभाजित करने का निर्णय लिया। इसलिए यहां प्रत्येक सेक्टर के सामने अपना खुद का मिनी बीच यानी छोटा समुद्र तट होगा। जिला आई शिपिंग डॉक और पत्तन, व्यापारी स्टोर आदि,
जिला जे लग्जरी बीच होटल और बीच मनोरंजन। जिला के वो स्थान जिसे महाराज लक्ष्य प्रताप केवल अन्य जिलों और जिला एल के बीच खाली रखना चाहते थे। ये स्थान नियमित अन्य क्षेत्रों और जिला एल में मिलिट्री चौकियों के बीच पर्याप्त दूरी बनाने के लिए था। जिला एल बंजरपुर मरीन, तटरक्षक और नौसेना स्टेशन और चौकियां। बंजरपुर के भीतर इन सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन, गैस स्टेशन और आवश्यकता अनुसार अन्य महत्वपूर्ण चौकियां होंगी। साथ ही कुछ जिलों में बैंक की शाखाएं और क्लिनिक भी होंगे। मई के महीने के बाद महाराज लक्ष्य प्रताप ने मूल रूप से श्रमिकों को अपने ड्राइविंग कौशल का अभ्यास करने और निचले क्षेत्र और शायद तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सड़कों को साफ करने के लिए उत्खननकर्ताओं का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। श्रमिकों ने इन दो क्षेत्रों को अपना अभ्यास क्षेत्र यानी प्रैक्टिस जोन्स बनाया था। वे और कहां अभ्यास करते? आज के दिन तक भी ये कक्षाएं अभी भी चल रही थीं और वर्तमान में उन लोगों द्वारा पढ़ाई जा रही थीं जो पहले ही कक्षाओं में मास्टरी कर चुके थे। महाराज लक्ष्य प्रताप के लिए श्रमिक निचले क्षेत्र और शायद तटीय क्षेत्र में गलतियां कर सकते थे, लेकिन ऊपरी और मध्य क्षेत्र की बात कुछ और थी। उन क्षेत्रों को शानदार होने की आवश्यकता थी जिससे गलतियों की कोई गुंजाइश न बचे। आखिरकार भविष्य में ये वे क्षेत्र थे जिन्हें मेहमान या आगंतुक सबसे ज्यादा देखेंगे। वर्तमान में यदि कोई निचले क्षेत्र को ध्यान से देखे तो वे देख पाएंगे कि सड़कों के कुछ हिस्से टेढ़े मेढ़े थे जबकि अन्य लापरवाही से किए गए थे। महाराज लक्ष्य प्रताप बस इस बात के लिए आभारी थे कि उन्होंने अभी तक सड़कों पर तारकोल बिछाना शुरू नहीं किया था। उन्होंने बस इतना किया था कि उन क्षेत्रों के लिए सड़क योजना के अनुसार सारी घास साफ कर दी थी और सड़कों की सतह को समतल कर दिया था। इस समस्या को बाद में ठीक किया जा सकता था, लेकिन अभी महाराज लक्ष्य प्रताप ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अंततः वे खुद ही इसे ठीक कर लेंगे जब सड़कों पर तारकोल बिछाने का समय आएगा। वर्तमान में महाराज लक्ष्य प्रताप ने अंततः ऊपरी और मध्य क्षेत्रों के लिए हर सड़क, प्रशासन भवन, आवासीय घरों आदि का नक्शा बना लिया था। श्रमिकों को जिला ई से शुरू करना था, जो वो क्षेत्र होगा जहां बंजरपुर के सभी मूल नागरिक रहेंगे। सिस्टम के मिशन को पूरा करने के लिए महाराज लक्ष्य प्रताप को बंजरपुर के सभी मूल नागरिकों को सफलतापूर्वक घर देना था, दासों या शरणार्थियों को नहीं। यही कारण है कि वे जिला ई से शुरुआत करना चाहते थे। हालांकि पुरुषों को केवल सड़क निर्माण शुरू करना था, लेकिन जब उन्होंने सड़क योजना को देखा तो वे महाराज की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। अकेले जिले के भीतर ही 200 से अधिक सड़कें थीं, जो लगातार एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। महाराज लक्ष्य प्रताप ने पहले ही इन सड़कों को गली या हाईवे का नाम दे दिया था। आवासों के भीतर हर ब्लॉक के चारों ओर जो सड़कें रखी जाएंगी वे सभी सिंगल लेन वाली सड़कें थीं, जिनमें साइड पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह थी। जिला ई के भीतर प्रमुख सड़कों के लिए महाराज लक्ष्य प्रताप ने निर्णय लिया कि उनमें ड्राइविंग के लिए 2 लेन होंगी और अंत में जिला ई को जिला डी ऊपरी क्षेत्र और जिला एफ मध्य क्षेत्र से जोड़ने वाले हाईवेज में 6 लेन होंगी। आगे की ओर ड्राइव करने के लिए 4 लेन और दाएं और बाएं मुड़ने के लिए अन्य 2 लेन। बेशक उन्होंने साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए भी पर्याप्त जगह बनाई थी और हाईवे सड़क से कुछ दूरी पर वहां ट्रेन की पटरियां भी बिछाई जाएंगी। अब सड़क निर्माण शुरू करने से श्रमिकों को ये जानने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी कि पानी और बिजली के पाइप और केबल कहां और कैसे लगाने हैं। एक बार जिला ई पूरा हो जाने के बाद उन्हें अन्य जिलों में जाना था और पूरे मध्य क्षेत्र को चिन्हित करने के बाद अगला ऊपरी क्षेत्र होगा, उसके बाद तटीय क्षेत्र। महाराज लक्ष्य प्रताप ने बंजरपुर के लिए शहर के निर्माण की योजना भी पूरी कर ली थी, ताकि जब वे वास्तव में घर का निर्माण शुरू करें तो उसके लिए तैयारी की जा सके। इन योजनाओं में लग्जरी विला, भविष्य की गगनचुंबी आवासीय इमारतों, बड़ी पार्किंग वाली जगहों और कुछ जिलों के भीतर अन्य महत्वपूर्ण इमारतों के निशान शामिल थे। हालांकि वे जानते थे कि इनमें से कुछ अगले 2 से 4 वर्षों में नहीं बनाए जाएंगे, फिर भी वे अभी से उनका नक्शा बनाना पसंद करते थे। नक्शे को देखकर ही महाराज लक्ष्य प्रताप को अपने भविष्य के लक्ष्यों का स्पष्ट विचार मिला। सूरज ढल रहा था और अंततः दिन समाप्त हो गया था। ये घर जाने का समय था। कल वे सड़क निर्माण में आदमियों की सहायता करेंगे। सुबह 8:25 पर महाराज लक्ष्य प्रताप ने श्रमिकों को सामान्य से पहले निचले क्षेत्र में आने के लिए कहा था। वो चाहते थे कि वे लोडिंग ट्रकों में भूमि मानचित्रण यानी लैंड मैपिंग के उपकरण लाद लें और जिला ई की ओर निकल जाएं। इस सप्ताह के भीतर महाराज लक्ष्य प्रताप चाहते थे कि सभी 5000 आदमी सड़क निर्माण के बारे में सब कुछ सीख लें। इसलिए उन्होंने इस सप्ताह को आदमियों के लिए प्रशिक्षण समय के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। और यद्यपि उन्हें आमतौर पर 1 सप्ताह के भीतर 2 दिन की छुट्टी दी जाती थी, महाराज लक्ष्य प्रताप चाहते थे कि वे लगातार 7 दिन काम करें, केवल इसी समय सीमा के लिए।
बेशक उन्हें उनके ओवरटाइम के लिए निश्चित रूप से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। उनकी प्रशिक्षण सप्ताह के बाद महाराज लक्ष्य प्रताप फिर उन्हें सड़क निर्माण के भीतर विभिन्न कार्यों के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित करेंगे। कुछ लोग भूमि की खुदाई करने, जमीन को समतल करने, सड़क के पानी की निकासी के लिए खाइयां खोदने, बजरी डालने, तारकोल बिछाने आदि के प्रभारी होंगे। अभी के लिए इस सप्ताह का उपयोग श्रमिकों को सड़क निर्माण के हर हिस्से से परिचित कराने के लिए किया जाएगा। उन्होंने राजमार्गों या मुख्य सड़कों के बजाय आवासों के आसपास की गलियों की सड़कों से शुरुआत करने का भी फैसला किया। सबसे पहले बंजरपुर में मुख्य राजमार्ग सड़क का वर्तमान में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। सैनिक और घोड़े उनका उपयोग रोजाना ऊपरी क्षेत्र से द्वारों के पास अपनी चौकियों और बंजरपुर के अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए करते हैं। बग्घियां, गाड़ियां और अन्य आपूर्ति ट्रक भी इन सड़कों का उपयोग स्टोर, सेना, स्कूलों आदि को भोजन की बोरियां आपूर्ति करने के लिए करते हैं। इसलिए अभी उनके साथ शुरुआत करने का कोई मतलब नहीं था। साथ ही राजमार्ग की सड़कें बनाना वास्तव में तनावपूर्ण काम था। ऐसी संभावना हो सकती है कि भविष्य में बंजरपुर में बहुत अधिक आबादी हो जाए और ये कई कारों से भर जाए। इसलिए महाराज लक्ष्य प्रताप को शहर के भीतर राजमार्ग सड़क पुल भी बनाने होंगे। पृथ्वी पर वापस सभी शहरों में सड़क पुल थे। यदि कोई मॉल, शहर के मुख्य बाजार या किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाना चाहता था, तो पुलों पर ऐसी लेन थीं जो उन्हें ट्रैफिक आदि के ऊपर से ले जाती थीं। ये पुल आमतौर पर बड़े स्तंभों द्वारा समर्थित होते थे और कार दुर्घटनाओं को कम करने, यातायात नियंत्रण में सहायता करने आदि के लिए बहुत आवश्यक थे। और यद्यपि अधिकांश राजमार्ग सड़कें जमीनी स्तर पर होंगी, महाराज लक्ष्य प्रताप राजमार्ग पुलों के कारण होने वाले तनाव को नकार नहीं सकते थे। इसलिए राजमार्ग से जुड़ा कुछ भी काम निश्चित रूप से सबसे अंत में किया जाता। एक बार जब वे जिला ई में आ गए तो महाराज लक्ष्य प्रताप और आदमियों ने ट्रकों से सामान उतारना शुरू कर दिया। वे पेंट, कई 2 मीटर लंबी लोहे की छड़ें, रस्सियां, मापने वाले टेप आदि लाए थे। आज वे सड़कों का नक्शा बनाने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे थे। मध्य और ऊपरी क्षेत्र की स्थलाकृति निर्माण के लिए वास्तव में शानदार थी। दोनों में वो था जिसे भूगोल मैदानी स्थलाकृति कहेगा। मैदान समतल फैले हुए भूभाग थे जो आमतौर पर ऊंचाई में ज्यादा नहीं बदलते थे। वे आमतौर पर पहाड़ों की शुरुआत में या किसी तटीय क्षेत्र के पास होते थे। और सभी को यह पता था कि महाराज लक्ष्य प्रताप के महल के पीछे एक विशाल और अनजान पर्वत श्रृंखला थी और तटीय क्षेत्र भी मध्य क्षेत्र के बहुत करीब था। इसलिए ऊपरी और मध्य क्षेत्र दोनों ही मूल रूप से मैदान थे। ये क्षेत्र साफ हरे फुटबॉल के मैदानों की तरह थे या अफ्रीका में उन साफ सफारी मैदानों की तरह थे जहां जानवर खुले तौर पर चढ़ते थे। कोई कह सकता है कि वे पतंग उड़ाने वाले पार्कों की तरह दिखते थे, साफ, हरे और निर्माण के लिए एकदम परफेक्ट। इन क्षेत्रों में घास केवल टखने के स्तर तक थी और चट्टानों और पेड़ों से भरे निचले क्षेत्र की तुलना में वास्तव में कम परेशानी वाली थी। बेशक इन क्षेत्रों में पेड़ भी थे, लेकिन वे घने जंगल के विपरीत एक दूसरे से काफी दूर दूर फैले हुए थे। कल्पना कीजिए कि कई फुटबॉल के मैदान हैं जिनमें प्रत्येक मैदान पर केवल 1 या 5 पेड़ हैं। ये क्षेत्र ऐसे ही दिखते थे, लेकिन इस तरह की स्थलाकृति का होना हमेशा एक वरदान नहीं था। महाराज लक्ष्य प्रताप को एहसास हुआ कि यदि वे भविष्य में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाना चाहते हैं तो उन्हें जिला जी के भीतर कई पेड़ लगाने होंगे। कितनी बड़ी मुसीबत थी। महाराज लक्ष्य प्रताप ने ऊपरी क्षेत्र से प्रवेश या निकास द्वार के बाईं ओर जमीन में 2 मीटर लंबी एक लोहे की छड़ गाड़ दी। ये छड़ जिला ई के लिए प्रारंभिक बिंदु का संकेत देगी। ठीक है, अब तक आप सभी के हाथों में इस जिले के लिए आपकी सड़क योजना का नक्शा है। अगले 2 दिनों के लिए हम सभी इस छड़ और बग्घी सड़क को अपने संदर्भ बिंदुओं के रूप में उपयोग करके कुछ सड़कों का नक्शा तैयार करेंगे। महाराज लक्ष्य प्रताप और उनके आदमी तुरंत काम पर लग गए। महाराज ने कहा था कि हर 168 मीटर यानी 550 फीट के बाद हमें ऐसी सड़कें बनानी होंगी जो मुख्य बग्घी राजमार्ग से निकलकर जिले के भीतर आवासीय सड़कों तक जाएं। तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि महाराज ने कहा था कि इन जगहों को सिटी ब्लॉक कहा जाता है। तो अब हमें जो करने की जरूरत है वो है सभी सड़कों के साथ साथ ब्लॉक क्षेत्रों को भी मर्कित करना, है ना? बिल्कुल सही। काम आगे बढ़ते हुए आदमियों ने आपस में चर्चा की। आमतौर पर सिटी ब्लॉक बहुत लंबे या बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। यदि ये बहुत लंबा होता तो पैदल चलने वालों को सुरक्षित महसूस नहीं होता और जब वे चल रहे होते तो उन्हें लगता कि वे अपनी मंजिलों की ओर बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर रहे हैं। इसीलिए पृथ्वी पर लोग वास्तव में मैनहट्टन जैसी कई जगहों के ब्लॉक आकार को पसंद नहीं करते थे, जिसका ब्लॉक आकार लंबाई में 246 फीट और चौड़ाई में 900 फीट था। लोगों को लगता था कि यह बहुत लंबा था और सुरक्षित नहीं था। साथ ही ब्लॉक्स के आसपास वास्तव में कोई शॉर्टकट नहीं थे। दूसरी ओर छोटे ब्लॉक्स भी हमेशा बेहतर नहीं होते थे। अमेरिका में पोर्टलैंड सिटी रोड ब्लॉक्स का सबसे पसंदीदा उदाहरण था और इसकी ब्लॉक लंबाई 200 फीट और साथ ही चौड़ाई भी 200 फीट थी।
इस शहर में छोटे ब्लॉक्स थे और जिनके पास कारें नहीं थी उनके लिए बहुत सारे शॉर्टकट थे। लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष में जिनके पास कारें थीं वे इससे लगातार परेशान रहते थे। ब्लॉक जितने छोटे होंगे गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक लाइट पर उतना ही ज्यादा समय बिताना पड़ेगा, जो बदले में उन्हें महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लेट कर देता है। साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से जैसे जैसे ब्लॉक का आकार सिकुड़ता है, अधिक गलियों की सड़कें बनाई जाएंगी। गलियों की सड़कों के रखरखाव में पैसे खर्च होते हैं, उस खुदरा कब्जे वाली भूमि के विपरीत जो बिजली के बिल से वार्षिक टैक्स राजस्व उत्पन्न करती है। इसलिए महाराज लक्ष्य प्रताप ने अपने स्वयं के ब्लॉक्स को इन दोनों तुलनाओं का औसत बनाने का निर्णय लिया। आवासीय क्षेत्रों के लिए महाराज लक्ष्य प्रताप ने निर्णय लिया कि सिटी ब्लॉक्स की लंबाई 223 फीट यानी 68 मीटर और चौड़ाई 550 फीट यानी 168 मीटर होनी चाहिए। दोपहर के भोजन के बाद महाराज लक्ष्य प्रताप को लगा कि उन्होंने बग्घी राजमार्ग के साथ पर्याप्त से अधिक ब्लॉक्स चिन्हित कर लिए हैं। इसलिए उन्होंने श्रमिकों को 3 समूहों में विभाजित कर दिया। उनमें से 2000 को बग्घी सड़क के साथ साथ सड़कों को चिन्हित करना जारी रखना था। अन्य 2000 को प्रत्येक चिन्हित सड़क को लेना था और खेतों के पार और आगे जिले के भीतर अपना रास्ता चिन्हित करना शुरू करना था। और अंत में उनमें से 1000 को बारिश के पानी की निकासी पाइपों के लिए पहले से चिन्हित सड़कों के साथ साथ जगहों को चिन्हित करना था, साथ ही पानी की आपूर्ति पाइप और सीवेज ड्रेनेज पाइप के लिए भी। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, महाराज लक्ष्य प्रताप इस बात से खुश थे कि इन 5000 आदमियों ने कितना काम पूरा कर लिया था। महाराज लक्ष्य प्रताप जानते थे कि वे अगले दिन यहां नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने श्रमिकों को निर्देश दिए कि जब वे दूर हों तो वे किन क्षेत्रों को चिन्हित करना चाहते हैं। कल उन्हें मई के रिक्रूट के लिए पहली आधिकारिक सैन्य परीक्षा की निगरानी करनी थी, लेकिन अभी के लिए दोपहर के 3 बज चुके थे और उन्हें डिपार्टमेंट C6 के साथ एक बैठक करनी थी। अब प्रशिक्षण ले रहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को लाइट बल्ब बनाने का तरीका सिखाने का समय आ गया था। क्या आप जानना चाहेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ।